हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का, आपके नीट का हम सफर जगजोत सर, और आप लोगों का स्वागत करता हूं यहां पे यकीन 5.0 में लेक्चर नंबर 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, धमाका मचाने वाले हैं। आज के इस तीसरे लेक्चर में भी काफी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के दो लेक्चर्स हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्लूइड्स के बारे में बताया। फ्लूइड्स क्या होते हैं, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स, कैसे लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसका वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसा होता है। हॉरिजॉन्टली कोई फर्क नहीं पड़ता लिक्विड में, हमने देखा था। हाइड्रोस्टैटिक में प्रेशर सेम रहता था, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बढ़ता था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम डायनेमिक्स भी शुरू करेंगे, आज हम लिक्विड का फ्लो भी स्टार्ट करेंगे, बट उसको करने से पहले कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी था, कोशिश करूंगा आज इतना लंबा ना हो, बट जरूरी है ना भाई, सिलेबस तो पूरा करना है ना, हमें अच्छे से सारी चीजें पढ़नी भी है ना। तो जरूर हम लोग सारी चीजें कवर अप करेंगे, बट इतना भी याद रखेंगे कि हम लोग किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम नीट एग्जाम की कर रहे हैं, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। अपने दिमाग से कभी निकालना मत कि चल क्या रहा है भाई, भूल मत जाना। हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी नीट एग्जामिनेशन की। हमें उसके लिए भरपूर मेहनत करनी है। हम मेहनत करने से नहीं डरते हैं सर, है ना। ये मोटिवेशन रखना है अपने अंदर, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, मोटिवेटेड रखना चाहिए। और अपने जिंदगी में भी एक खुशहाली होनी चाहिए। बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। रोज एक नया दिन होता है, हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करो, उसने हमें ये जीवन दिया, और उसके साथ उस दिन की शुभारंभ कर लो। और जो मेरा लेक्चर है, मैं देखता हूँ 145 को अपलोड होता है। कई बच्चे चाहते हैं कि वो मॉर्निंग में हो, आई नो, मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स भी, बट बेटा यही स्केड्यूल बना था स्टार्टिंग से ही, आपको पता है। तो अब वो हम चेंज करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं उसको मॉर्निंग में, अगर आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना चाहते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो आप अपने अकॉर्डिंगली इस टाइम स्लॉट को एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू स्टूडेंट्स। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लाइव नहीं हो रहा है अभी सेशन, ये रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल रहा है। सो आप इसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम पे इसको देख सकते हैं, जब भी आपको कन्वीनियंट लगे। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको अपने हिसाब से देख सकते हो। और इसके साथ साथ पूरे लेक्चर को जब आप कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लिया करो। जब आप एक बार क्वेश्चन को अपने आप करते हो, रिवाइज करते हो, गलतियां करते हो, तभी तो पता चलता है ना कि भाई कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो यही आप लोगों को करना है। आप लोगों को चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप एक बार लेक्चर कर लेते हैं ना, उसके बाद उसके सवाल जरूर उठा लें, उसकी नोट्स जरूर उठा लें। नोट्स में से उन क्वेश्चंस को जरूर दोबारा से खुद से लगा लें। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो इतने मजे में हम पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ आसान लगता है, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। पर बाद में जब टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हुए। वो क्या हुआ, वो आप लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की, वहां से थोड़ी से इश्यूज आते हैं। सो उन इश्यूज को रिजॉल्व करो ना भाई। जब समझ में आ गया है कि गलती क्या हो रही है, तो उसको एलिमिनेट करो ना भाई। उसको जरूर करना है, ठीक है। शुरू करें आज का ये लेक्चर। आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैं कुछ सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। एपरेंट वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बीकर मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन विदाउट एनी डेरिवेशन, थोड़ा सा डिस्कशन इस पे भी हम कर लेंगे। इसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि यहां पे डायनेमिक्स आ जाएगा। यहां डायनेमिक्स आ जाएगा, यहां नहीं कि यहां हमें फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बर्नौलिस थ्योरम, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ लिक्विड यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विड अब आपका फ्लो भी करेगा, है ना। जिसके लिए हम लोग लिक्विड या फ्लूइड की बात करते हैं, उसकी पहचान ही फ्लो करने से। और हम अभी तक जितना पढ़ रहे हैं कंटेंट, उसमें लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आप कहोगे सर कमाल की बात है, जो उसका नेचर है हम उसी के विपरीत उसको पढ़ रहे हैं। हमें पता है लिक्विड की प्रवृत्ति ही, यानी कि उसका नेचर ही फ्लो कर रहा है, उसको फ्लो ही तो करना था ना। और हम उसको फ्लो ही नहीं करा रहे, और हम उसको स्टैटिक पोजीशन में पढ़ रहे हैं। सो आज वो बंदिश हट जाएगी, वो बैरियर उसके ऊपर से हट जाएगा। अब हम लिक्विड को फ्लो करता हुआ देखेंगे, और उस केस में हम पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन है जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो किस कंडीशन में होगा, वो कैसे फ्लो कर रहा होगा, क्या इक्वेशन वहां वैलिड होगी। बर्नौलिस थ्योरम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले एक सवाल से ही शुरू किया जाए।
क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, फ्लोटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, सिंकिंग कब होती है, कोई चीज फ्लोट कब करता है, ये पढ़ा था। तो एक सवाल, अ बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज सेम दैट ऑफ अ लिक्विड। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अगर आप एक कंटेनर ले रहे हैं और कंटेनर में आपने एक लिक्विड ले लिया है ना, इसके अंदर कोई लिक्विड ले लिया है और लिक्विड की डेंसिटी अगर रो है, तो इसके अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डालें ऑफ द सेम डेंसिटी, तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हो इसकी डेंसिटी भी रो है, ये तभी हो सकता है जब आप पानी के अंदर पानी, हनी के अंदर हनी, दूध के अंदर दूध डालें, सेम ही है दोनों चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इसकी डेंसिटी सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया हो जिसके अंदर हवा भरी हो और लिक्विड, उस ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बिल्कुल लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है। सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है अंदर एयर भरी हो, ये भी केस हो सकता है। तो ये कंप्लीटली सबमर्ज है, यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस होते हैं और ये कंप्लीटली सबमर्ज होता है। इस केस में जो मैक्सिमम बुएंसी होती है वो mg के बराबर होती है। ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम हो जाए तो मैक्सिमम बुएंसी, जो मैक्सिमम बुएंसी लग सकती है वो mg के बराबर होती है। यहाँ इक्विलिब्रियम है, अब इससे ज्यादा बुएंसी नहीं बढ़ सकती, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, यानी कि ये कौन सी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की, जहां पे नेट फोर्स क्या होते हैं, जीरो। और अगर ये रुका है तो रुका रहेगा यही। बट उसने बोला अगर आपको छेड़खानी करनी पड़ी, आपने छेड़खानी करी, आपने इसको थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा पुश करने से इसको थोड़ी सी स्पीड मिल जाएगी। अब थोड़ी सी स्पीड मिल जाएगी पर इस पे नेट फोर्सेस तो जीरो है ना बाबा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा धक्का मारोगे, इस पे नेट फोर्सेस क्या है, नेट फोर्सेस तो सर जीरो है। और अगर इस पे नेट फोर्सेस जीरो हैं तो हम क्या कह सकते हैं, किसी पे भी अगर नेट फोर्सेस जीरो होते हैं तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो उसी वेलोसिटी से फ्लो करता रहता है। यानी कि अगर आपने इसको जेंटली हल्का सा भी पुश किया ना, आपने इसको थोड़ा सा पुश किया तो आपने इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी, धक्का देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है ले जाते जा रहे हो, धक्का देके छोड़ दिया, आपने इसको जरा सी भी वेलोसिटी दी ना, ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चला जाएगा, ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चला जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा जो स्पीड आपने इसको दी। और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट एक्सेलरेशन इस पे क्या है, जीरो है। और सिंस इस पे कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो इसको आप जो स्पीड दोगे उसी स्पीड से नीचे जाएगा, तो ऑब्वियसली सिंक तो कर जाएगा ना, डूब जाएगा ना, ये सिंक कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, सिंक कर जाएगा, ये ऊपर तो नहीं आएगा ना। फिर ऊपर आने के लिए इसको एक फोर्स चाहिए, पर वो फोर्स कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपने धक्का दिया नीचे चला जाएगा और सिंक कर जाएगा। बस इतना सा सवाल था। क्वेश्चन में यही कहता था अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के सेम है और बॉडी को आप स्लाइटली पुश कर रहे हो, थोड़ा सा इसको पुश कर रहे हो डाउनवर्ड, अगर आप इसको थोड़ी सी स्पीड दे रहे हो तो वो उसी स्पीड से नीचे चला जाएगा। अगर आपने इसको कोई स्पीड दी तो इट विल सिंक विद दैट वेलोसिटी। अगर आप उसको थोड़ी सी स्पीड दे रहे हो तो ये नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, हल्की सी भी स्पीड दी, उसी कांस्टेंट स्पीड से ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, सो इट विल सिंक, तो इसका आंसर होना चाहिए इट विल सिंक। ओके, now pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the walls of the containing vessel. This law was first formulated by, किसका फ्लो है ये भाई, किसका लो है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये किसने बोला था कि अगर हम कहीं से भी प्रेशर बढ़ाएं वो प्रेशर पूरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये किसने कहा था, ये बोला था किसने, पास्कल ने, बर्नौली ने, किसने, पास्कल ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लो, तो इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लो। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना, इनके हमने एप्लीकेशन भी पढ़े थे, कहाँ एप्लीकेशन थे भाई इसके, ठीक है, कहाँ एप्लीकेशन थे, हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ये पास्कल्स लॉ है। तो ये पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन ही थी, ये पूरी जो भी यहाँ डेफिनेशन लिखी है दिस इज पास्कल्स लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, रियल एंड एपरेंट वेट, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, रियल वेट का एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है। आपने क्या करा, आपने कहा कि सर मैंने ना एक क्या करा, एक ना धागे से मैंने ना एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध दिया, मैंने धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ठीक है, और फिर उस धागे को ऐसे खींचा, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया, तो आपके हाथ पे फोर्स लगेगा, आपको टेंशन फील होगा, है ना, क्यों फील होगा, क्योंकि इसका कुछ मास होगा mg, तो आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा अपने हाथ से, किससे, mg से, आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा अपने हाथ से, कितना टेंशन फील करोगे आप, mg, है ना, जो इसका वेट है, ठीक है। अगर आप स्टोन को इस पानी में डाल दो, यानी कि अगर आप क्या करोगे, स्टोन को इस पानी में डाल दोगे
तो व्हाट यू विल फील, क्या अब आपको ये टेंशन ज्यादा दिखेगी, सेम दिखेगी, या क्या होगा? सोचो, अगर आपने इसको पानी में डाल दिया, हाथ से पकड़ के पानी में डाल दिया, तो आपको क्या लगता है? टेंशन ज्यादा लगेगी, कम लगेगी, क्या होगा? सोचो। डेफिनेटली अगर आप स्टोन को ऐसे डालोगे तो इस पे एक ऊपर की तरफ बुओयंसी भी लगेगी। क्या लगेगी? बुओयंसी। तो यानी कि अब टेंशन और बुओयंसी mg को बैलेंस करेंगे, तो पहले यहां पे टेंशन mg के बराबर था क्योंकि कोई एक्सेलरेशन था नहीं, इक्विलिब्रियम था। यहां भी इक्विलिब्रियम है। यहां जो नई टेंशन है प्लस बुओयंसी वो किसके इक्वल है? mg के है। यानी कि जो नई टेंशन है वो mg माइनस बुओयंसी है, यानी कि बुओयंसी माइनस कर दो उसमें से। तो बेसिकली जो पहले इसका रियल वेट था वही टेंशन हमें रियल वेट बता रही है। हमें रियल वेट कितना महसूस हो रहा है? टेंशन के बदौलत हमें इसका रियल वेट महसूस हो रहा है mg। जो रियल वेट था इस ऑब्जेक्ट का mg था, जो टेंशन के बराबर था। बट अगर आप इस केस में देखोगे आपको टेंशन कम फील होगी, कम महसूस होगी, यानी कि ये मेरा अपरेंट वेट है, मतलब मेरा वेट रिड्यूस हो गया। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को का वेट महसूस करना चाहते हैं रस्सी से टांग के, तो हमें उसका वजन महसूस होता है, हमें पता चलता है वो कितना भारी है। अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो पानी एक बुओयंसी लगाएगा, तब वो हमें हल्का लगेगा, तो वो उसका एपरेंट वेट है। यानी कि इसी को हम एपरेंट वेट कहेंगे, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे? ये इसका क्या है? एपरेंट वेट है। एपरेंट वेट का मतलब है जो कि mg से यहां पे कम हो चुका है। ठीक है ना? कई बार ऐसे भी करता है, कई बार वो कहता है स्प्रिंग से टांग दो, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग से भी हम, स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? इसका वेट नापता है। स्प्रिंग बैलेंस से भी हम ऑब्जेक्ट को टांगते हैं तो हमें उसका वेट मिलता है कितना? mg। मान लो इसका वेट कितना मिल रहा है, हमने पकड़ रखा है mg, अगर मैं यहां टांग दूंगा तो मुझे वेट mg माइनस बी मिलेगा। तो पहले स्प्रिंग ज्यादा खिंच रहा होगा, जब मैं इसको पानी में डाल दूंगा स्प्रिंग में खिंचाव इतना नहीं आएगा, तो मेरा वेट mg से कम हो जाएगा, mg माइनस बुओयंसी हो जाएगा। यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का रियल वेट हम हवा में इसका फील कर सकते हैं, जैसे हम लिक्विड में डालते हैं उसका वेट कम हो जाता है, mg माइनस बुओयंसी हो जाता है। यानी लिक्विड में डालने के बाद हम कह सकते हैं, लिक्विड में डालने के बाद, लिक्विड में डालने के बाद जो वेट हम फील करते हैं, जो वेट हम फील करते हैं वो mg माइनस बी होता है ना, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कर गया ना वो वेट, डिक्रीज है, वो डिक्रीज हो चुका है, वो कम हो चुका है, वो वेट अब हमें कम नजर आ रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं एपरेंट वेट। जो रियल वेट है वो mg है, जो एपरेंट वेट है वो mg माइनस बुओयंसी है। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, मैंने ना बीकर के नीचे वेइंग मशीन लगा रखी है, इस तरीके से बीकर के नीचे एक वेइंग मशीन लगा रखी है जो बीकर का वेट मेजर करे, बीकर का, है ना। वेइंग मशीन क्या कर रही थी? बीकर का वेट मेजर कर रही थी। तो मैं मान लेता हूं यहां पे जो मेरा लिक्विड है उसका मास m है। कैपिटल M क्या है हमारा? मास ऑफ लिक्विड। जो इसके अंदर लिक्विड था, पानी हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है। तो वेइंग मशीन स्टोन डालने से पहले, है ना, स्टोन डालने से पहले क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें, बिफोर डिपिंग स्टोन, है ना, हम स्टोन को डिप करने से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम डिप नहीं करा अभी, हमने स्टोन को डिप करने से पहले की बात कर रहे हैं। तो वेइंग मशीन क्या रीड दिखा रही थी, है ना, वेइंग मशीन क्या दिखाएगी? वेइंग मशीन हमें कितनी रीडिंग दिखाएगी? वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? तो रीडिंग कितनी आएगी वेइंग मशीन में? वो कितना रीड करेगी? अगर आप ध्यान से देखोगे, आप हो गए mg, है ना। मैं मान लेता हूं बीकर का मास नहीं है, बीकर का मास, चलो मैं मान लेता हूं m मास ऑफ लिक्विड प्लस बीकर है, चलो छोड़ो, आपको सर बीकर का भी तो मास आ जाएगा, चलो मैंने बीकर प्लस लिक्विड का मास ले लिया। तो वेइंग मशीन को हमें क्या रीड करके दिखाना पड़ेगा? mg। भैया जैसे ये बॉटल है, इसके नीचे वेइंग मशीन लगा दी, उसने वेट इसका मेजर दे दिया कितना? mg। m क्या है? मास इसके अंदर जो लिक्विड है प्लस इस बॉटल का। वैसे ही यहाँ पे m क्या है? मास किसका? लिक्विड का और बीकर का। अभी मैंने स्टोन नहीं डाला बच्चे। स्टोन डालने के बाद क्या होगा? आफ्टर वी इंसर्ट स्टोन, ठीक है ना, आफ्टर वी डिप स्टोन, तो अगर हमने स्टोन को डिप कर दिया, ठीक है ना, अगर हमने स्टोन को डिप कर दिया तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ इस स्टोन हमने यहां डिप कर दिया, अब क्या होगा? अब आप सोचो, लिक्विड ने स्टोन पे ऊपर बुओयंसी दी थी ना, तो स्टोन भी नीचे इक्वल फोर्स देगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है। भाई लिक्विड ने एक फोर्स दिया था स्टोन को, जिसको आप बुओयंट फोर्स कहते हो, अब थ्रस्ट फोर्स कहते हो ना,
तो यार न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने तो हमें बताया था ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो स्टोन है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा था, बुओयेंसी लिक्विड ने दिया था, तो स्टोन चुप रहेगा क्या? स्टोन पूरा बदला लेगा। स्टोन कहेगा तूने मुझे ऊपर बुओयेंट फोर्स दिया है ना, तो जा मैं तेरे को नीचे उतना ही फोर्स देता हूं। तो लिक्विड भी इतना फोर्स महसूस करेगा। तो बुओयेंट फोर्स अगर स्टोन ने महसूस किया है तो इतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड करेगा। इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना, स्टोन पे ऊपर लगा है तो लिक्विड पे नीचे लगना चाहिए, अपोजिट भी तो होते हैं, नीचे लगना चाहिए, राइट? ओ हाँ, यानी कि अब रीडिंग क्या आएगी, फाइनल रीडिंग क्या आएगी? एक बार आपने स्टोन को अंदर डाल दिया तो mg तो आएगा ही आएगा, जो बीकर का मास और लिक्विड का मास था वो तो होगा ही, प्लस एक बुओयेंट फोर्स भी ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर एक बार आप स्टोन को यहां डाल देते हो कंटेनर में, तो आपकी जो रीडिंग है, अगर आप ध्यान से देखो, आपको स्टोन का मास कम महसूस होगा, स्टोन का मास कम महसूस होगा, उसका वेट कम हो जाएगा, बट बीकर का वेट ज्यादा महसूस होगा। यानी कि अगर आप एक हाथ में बीकर रखे हो, है ना, एक हाथ में बीकर रखते हो, एक हाथ में स्टोन को ऐसे पकड़ते हो, तो पहले स्टोन का कुछ वेट महसूस होगा और बीकर का। जैसी स्टोन को आप डिप करोगे, स्टोन आपको हल्का लगेगा, बीकर भारी। स्टोन आपको, आपका राइट हैंड पे तो भार कम हो जाएगा, पर लेफ्ट हैंड का भार बढ़ जाएगा, बीकर आपको भारी लगेगा। एक हाथ में स्टोन पकड़े थे, ये पहले मेजर कर रहा था स्मॉल mg, बीकर वाला मास था कैपिटल mg। जब आपने स्टोन को बीकर में डाला तो राइट हैंड तो आपको हल्का लगेगा, अब आपको इसका मास कम लगेगा क्योंकि mg माइनस बी हो चुका है, बट बीकर आपको भारी लगेगा, बीकर का वेट बढ़ जाएगा, स्टोन का वेट आपको कम लगेगा। ठीक है ना, जितना बीकर का वेट ज्यादा लग रहा है उतना ही स्टोन का वेट घट गया है, क्योंकि स्टोन के वेट में से आपने बुओयेंसी को हटाया है और बीकर में बुओयेंसी वाला फोर्स जोड़ा है। आया समझ में? सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल वेट एपरेंट वेट कंसेप्ट कहते हैं इसको, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, मतलब इससे आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे कि मैं आपको इन जनरल आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला कि ये स्फीयर है, ठीक है ना, मैंने बोला एक स्फीयर है, इसका डेंसिटी रो नोट है। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमने ले ली, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने रो नोट ले ली, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी हमने ये ले ली, और मैंने बोला इसका जो रेडियस है, जो रेडियस है वो ये है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं इसका रियल वेट क्या होगा, तो आप बोलोगे बहुत इजी है सर, रियल वेट निकालने में कौन सी बड़ी चीज है, रियल वेट क्या होगा? अगर आपसे मैं इससे पूछूं, आप कहोगे सर mg होगा। mg कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यानी कि डेंसिटी कितनी है इसकी, रो नॉट, वॉल्यूम कितनी है इसकी, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये इसका क्या होगा? रियल वेट होगा, स्टोन का रियल वेट होगा। और मैंने बोला कि अब ये किसी लिक्विड में है या फिर किसी मीडियम में है, ये किसी लिक्विड में डाल दिया या किसी मीडियम में डाल दिया, इसी स्टोन को अगर मैंने किसी लिक्विड में या मीडियम में डाल दिया तो इसका वेट कितना महसूस होगा? तो आप कहोगे सर इस पे एक बुओयेंसी भी लगेगी, वो माइनस कर दो। ठीक है ना, आप कहोगे सर इस पे एक बुओयेंसी भी लग रही होगी, वो इसमें से माइनस कर दो, तो इसका वेट आ जाएगा, इसका कैसा वेट आ जाएगा? एपरेंट वेट आ जाएगा। मैंने माना जो मीडियम है उसको लिक्विड मान लिया, उसकी डेंसिटी रो एल है, तो आप बुओयेंसी समझ सकते हो, बुओयेंसी कितनी लगेगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है ना, तो यहां वॉल्यूम डिस्प्लेस की जगह वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो इंटू जी, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू जी। तो अब आपका जो एपरेंट वेट है वो कितना होता था? आपसे कोई पूछे कितना एपरेंट वेट होगा इस केस में आपका, तो सिंपली क्योंकि ये 100% इमर्ज्ड है, 100% इमर्ज्ड है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहां से mg माइनस बी होगा। और अभी हमने देखा mg को हम लिख सकते हैं रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और बुओयेंसी को लिख सकते हैं रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो यहां से ये आ जाएगा रो ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी। सो ये हम लोगों को क्या फील होगा? दिस इज माय एपरेंट वेट। तो ये क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? एपरेंट वेट कम है ना, बुओयेंसी को इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है ना, सो रियल वेट एपरेंट वेट का कंसेप्ट ऐसे ही होता है। सो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, रियल वेट एंड एपरेंट वेट, रियल वेट एंड एपरेंट वेट। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या रियल वेट होता है, mg रियल वेट होता है, बुओयेंसी माइनस कर दो, एपरेंट वेट होता है। अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्ज है तो आप बुओयेंसी निकाल भी सकते हो। ओके, देखा आप लोगों ने, इसको आप कर सकते हो, बुओयेंसी को माइनस कर दोगे एपरेंट वेट आ जाएगा, रियल वेट में से एपरेंट वेट माइनस कर दो।
ओके, चलो यहां पे एक सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सवाल। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या कहता है, अ स्प्रिंग बैलेंस ए रीड्स 2 kg विद अ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम इट। तो यानी कि ये स्प्रिंग बैलेंस अगर मैं ध्यान से दिखाऊं ऐसे होगा और इससे एक वेट सस्पेंडेड होगा, तो ये कितना मेजर कर रहा है, इसका मास कितना बता रहा है, 2 किलोग्राम, है ना। वैसे स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, ऑब्वियसली वेट मेजर करता है, तो इसने जी से डिवाइड करके आपको बताया 2 किलोग्राम इस पे रीडिंग आ रही है। वो बोल रहा है बैलेंस बी रीड्स 5 kg व्हेन बीकर ऑफ लिक्विड इज पुट ऑन दी पैन ऑफ दी बैलेंस। तो यानी कि जो हमारा ये वाला था पैन, है ना, इसके अंदर कुछ लिक्विड था और इसकी रीडिंग कितनी आ रही थी, यहां से नीचे रीडिंग कितनी आ रही थी वो बता रहा है, नीचे आ रही थी इसकी 5 kg। यानी कि पहले उसने बताया आपके पास 5 kg बीकर का प्लस जो भी लिक्विड है उसका मास होगा, और इस ऑब्जेक्ट का मास होगा 2 kg। ऑब्जेक्ट का मास 2 kg और बीकर का मास प्लस वाटर का मास 5 kg, जैसे कि हमने भी अभी किया था। अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कह रहा है, देन द टू बैलेंसेस आर नाउ सो अरेंज सो दैट द हैंगिंग मास इज इनसाइड। अब वो क्या कह रहा है, इस मास को अगर आप अंदर ले जाते हो, जैसे कि यहां सेटअप करके दिखाया हुआ है, अगर आप इस मास को अंदर ले जाते हो तो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था ना, अगर मैं इसको अपने राइट हैंड में पकड़ लूं और बीकर को लेफ्ट हैंड में देखूं, तो ये मास हल्का हो जाएगा, इसका वेट कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से बुएंसी हटेगी, है ना। सो आप बोलोगे अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है द बैलेंस ए विल रीड मोर। क्या इसमें रीडिंग बढ़ जाएगी, क्या आपको इसका मास ज्यादा नजर आएगा, क्या आपको ऐसा फील होगा ये भारी हो गया है। नहीं भाई, ये तो हमें हल्का फील होगा ना, इसको हमने लिक्विड में डिप कर दिया है। नहीं, बैलेंस ए तो गलत दिखाया है उसने, इसकी रीडिंग ज्यादा थोड़ी ना होगी। सेकंड ऑप्शन कह रहा था बैलेंस विल बी विल रीड लेस देन 5 kg, ये भी गलत है। बैलेंस बी 5 kg से कम क्यों रीड करेगा, उल्टा वो तो ज्यादा करेगा। सी ऑप्शन कहता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है द बैलेंस ए विल रीड लेस देन 2 kg, बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg। ये सही है ना, है ना, क्योंकि जो बैलेंस ए है वो आपको अब हल्का नजर आ रहा है, वो मास 2 किलोग्राम से हल्का नजर आ रहा है, तो वो रीडिंग 2 किलोग्राम से कम देगा। और आपसे बोल रहा है बी कितना मेजर करेगा, वो 5 किलोग्राम से ज्यादा। आपको लगेगा पानी का भार और बीकर का भार ज्यादा हो गया क्योंकि यहां बुएंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बैलेंस ए एंड बी विल रीड 5 एंड 2, नहीं ये नहीं है, अब रीडिंग उनकी बदल जाएगी। यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, उससे यही समझ में आता है जो परफेक्ट यहां पे आंसर है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक से रिलेटेड है। बेसिक वाले ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहां रखा है। यहां पे एक सवाल है, वो बोल रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी 0.8 इज सस्पेंडेड इन अ वाटर टैंक बाय अ स्ट्रिंग टाइड टू इट्स बेस एज शोन इन द फिगर। इफ मास ऑफ द स्फीयर इज m देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय। तो सबसे पहले एक चीज सोचो बेटा, यहां पे डेंसर कौन है, लिक्विड या सॉलिड। जो ऑब्जेक्ट आपने यहां डाला हुआ है वो ज्यादा डेंसर है या लिक्विड। ऑफ कोर्स आपको नजर आ रहा है जो लिक्विड है वो वाटर है, और लिक्विड की डेंसिटी आप जानते हो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही होती है ना। और यहां ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको दे रखी है 0.8। आप देखो कोई यूनिट नहीं दी, आपको क्या ऐसे कैसे डेंसिटी दे दी बिना यूनिट के। बिना यूनिट के अगर कोई डेंसिटी देता है इसका मतलब वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी होता था। याद करो, पढ़ाया था ना रिलेटिव डेंसिटी, पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था भाई, पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपको डेंसिटी दे, यूनिट ना हो, तो ऑफ कोर्स वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है रियलिटी में 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अरे बाप रे बाप, ये तो पानी से हल्का है, पानी इससे ज्यादा डेंसर है। ऐसे में ऑब्जेक्ट सिंक करता है या फ्लोट करता है, सोचो। डेफिनेटली सर, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, सिंक कैसे कर जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। यानी कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट अंदर देख रहे हो, ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, इस पे बुओयंसी ज्यादा लगेगी। इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पे फोर्सेस की बात करोगे, तो ऊपर की तरफ लगेगा बुओयंसी, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, है ना। ऊपर की तरफ लग रही होगी इस पे बुओयंसी, नीचे की तरफ लग रही होगी mg, है ना। और बुओयंसी भी कैसी, मैक्सिमम बुओयंसी, क्योंकि ये कंप्लीटली अंदर है, मैक्सिमम बुओयंसी लग रही होगी, नीचे mg लग रहा होगा। तो फिर ये तो ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं जा रहा क्योंकि हमने इसको धागे से बांध दिया। यानी कि एक नीचे टेंशन भी लगेगी, ठीक है ना। तो टेंशन इसको नीचे नहीं जा, ऊपर जाने नहीं देगी, है ना। तो टेंशन और mg मिलके बुओयंसी को बैलेंस कर लेंगे। तो टेंशन और mg, आप कह सकते हो यहां पे जो टेंशन है प्लस mg है वो दोनों नीचे है, वो मैक्सिमम बुओयंसी को बैलेंस कर लेंगे। और यहां से आप आसानी से प्यार से टेंशन निकाल लोगे, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आती है, बहुत आसान है।
चलो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें बुएंसी कितनी होगी, पहले हम बी मैक्स निकाल लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं बी मैक्स है ना, बुएंसी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। वैसे हम लोगों को इसका वेट कितना दिया है, मास कितना दिया, चलो मास देख लो। अगर आप मास की बात करो वो हम लोगों को दिया है m, और मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है अगर हम ध्यान से देखें 0.8, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हम नहीं जानते और ये मेरा m है, यानी कि मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को m डिवाइडेड बाय 0.8 लिख सकता हूं। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकता हूं। और चाहो तो इसको मैं 10m/8 भी लिख सकता हूं, है ना, पॉइंट डेसिमल को हटा दो तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को क्या लिख सकते हैं 5m/4। ओके, इसको भी यूज करेंगे। बी मैक्स लिखो, बी मैक्स क्या होगा अगर आप ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम बुएंसी की अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम बुएंसी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अंदर है इनटू जी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 1, और वी नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 5m/4, यहां से आ जाएगा जी। क्या मेरा बी मैक्स यही बन गया, मैंने वी नॉट की जगह इसको डाल दिया, अब बस सब्स्टिट्यूट करो टेंशन आ जाएगा। ओके, सो यहां से टेंशन क्या आ रहा है, यहां से टेंशन आ रहा है जो भी मैक्सिमम बुएंसी है माइनस mg, और मैक्सिमम बुएंसी अभी आपने देखा कितनी आई है, जल्दी से बताओ 5mg/4 माइनस mg, है ना। आप यहां से एलसीएम लोगे 4 आएगा, यहां से आ जाएगा 5mg माइनस 4mg, यानी कि सिंपली mg डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरी टेंशन आ गई, यही हमसे पूछा था, तो टेंशन आ गई mg/4। ठीक है भाई, इस केस में सीधी सी बात है, रस्सी से नहीं बांधोगे तो ऊपर चला जाएगा, वो कह रहा ऊपर जा नहीं रहा, तो यानी कि mg और रस्सी, mg और टेंशन मिलके बुएंसी को बैलेंस कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में मास दिया था m, तो मैंने ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकाल ली क्योंकि मुझे डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम ये आ गई। अब इससे बी मैक्स निकल जाएगा, मैक्सिमम बुएंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, इससे ज्यादा बुएंसी नहीं लगती। मैक्सिमम बुएंसी लगती है जब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अंदर होता है, तो ये फॉर्मूला सही है ना। तो बी मैक्स आ गया, और आप लोगों को पता है टेंशन प्लस mg बी मैक्स के इक्वल है, टेंशन आ जाएगा mg/4। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे जाते हैं, एक और इंटरेस्टिंग और एक और मजेदार कंसेप्चुअल सवाल जो आप लोगों से कभी भी नीट में पूछा जा सकता है। सवाल को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज इन द लिक्विड, यानी कि यह क्यूबिकल ब्लॉक था जिसकी आधी वॉल्यूम अंदर थी, तो आधी वॉल्यूम अंदर होगी, आधी बाहर होगी। अगर आधी अंदर है तो आधी बाहर होगी, तो अगर v/2 अंदर है तो v/2 बाहर होगा, है ना। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था होल सिस्टम इज एक्सेलरेट्स अपवर्ड with g/3 then the fraction of volume emerge in the liquid। so स्टूडेंट एक चीज याद रखना, यहां पे एक बात याद रखना, जब हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट और सिस्टम कुछ इस तरीके से पढ़ा था, आधी वॉल्यूम अंदर थी, आधी वॉल्यूम बाहर थी, ऐसा ही थे ना, आधी वॉल्यूम अंदर थी, आधी वॉल्यूम बाहर थी। तो आपने देखा था कितना पोर्शन अंदर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना पोर्शन अंदर है वो किस पे डिपेंड करता है, याद करो, वो किस पे डिपेंड करता है, इनकी डेंसिटी के रेशियो पे। ठीक है ना, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, याद रखो इस चीज को, आप याद रखना। अगर मैं बीकर को ऊपर ले जाऊंगा तो आपका बॉयंट फोर्स जरूर बढ़ जाएगा, है ना, आपका बॉयंट फोर्स 100% बढ़ जाएगा, बट आपका वेट भी बढ़ जाएगा, तो दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो यानी कि आपको याद रखना है इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड के अंदर डिप्ड है, उसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर होता है, कुछ बाहर होता है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या बुएंसी यहां बढ़ रही होगी, हाँ। क्या यहां वेट बढ़ रहा होगा, अपरेंट वेट बढ़ रहा होगा, दोनों बढ़ रहे होंगे। तो बुएंसी भी बढ़ रही है, अपरेंट वेट भी बढ़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे, क्योंकि बुएंसी का फॉर्मूला भी जी पे डिपेंड करता है। यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सेलरेट करता है तो आपको याद है ना, यहां मैंने इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपको बार बार बताया है, a प्लस जी हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा g/3 प्लस जी, तो आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4g/3 हो जाएगा। तो अगर आप बुएंसी की बात कर रहे हो, बुएंसी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड जो लिक्विड के होता है, और इनटू इफेक्टिव जी, है ना, यहाँ इफेक्टिव जी, वैसे हम जी लिखते हैं, यहाँ इफेक्टिव जी लिख देंगे। बट अगर आप वेट की बात कर रहे हो, लिक्विड की वेट की बात कर रहे हो, वो होता है mg इफेक्टिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब बुएंसी और वेट इक्वल होते हैं तभी ये इक्विलिब्रियम में आता है।
तो आपका बुएंसी बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ रहा है, दोनों एक और इक्वल फैक्टर से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो पोर्शन अंदर है, बाहर है, वो चेंज नहीं होगा। आप बीकर को ऊपर एक्सेलरेट करा लो, नीचे एक्सेलरेट करा लो, जो मर्जी कर लो, जितना पोर्शन पहले अंदर था उतना ही अब भी अंदर रहेगा, जितना पहले बाहर था उतना ही अंदर रहेगा, उतना ही बाहर रहेगा। यानी कि इस सवाल का जवाब क्या है, अगर पहले अंदर हाफ था तो अब भी अंदर हाफ रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को जज करने के लिए दिया, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी एग्जाम में। यहां G/3 लिख दे, G/10 लिख दे, G/100 लिख दे, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आंसर डिपेंड करता ही नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा था वॉल्यूम इनसाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सिर्फ किसका रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ना तो ये चेंज हो रहा है ना ये चेंज हो रहा है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका आंसर अभी भी 1/2 ही आएगा, है ना। ये क्वेश्चन एकदम बाउंसर है, ठीक है ना। भैया ध्यान से इसको आराम से समझ के कर लेना, भैया बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें अगर गड़बड़ कर दी ना, सोचा आपने, आपको लग रहा होगा सर बीकर ऊपर जा रहा है शायद बुएंसी बढ़ जाएगी। अरे बुएंसी बढ़ेगी तो वेट भी तो बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। वेट बढ़ेगा तो बुएंसी बढ़ेगी, बुएंसी बढ़ेगी वेट बढ़ेगा, पर वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो जितना पोर्शन अंदर था अभी भी आराम से तसल्ली से उतना ही अंदर, जितना बाहर था अभी भी आराम से तसल्ली से उतना ही बाहर, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये बहुत जगह, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत सारे ओलंपियाड्स में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इतना रगड़ा है ना इस क्वेश्चन को हर ओलंपियाड में, हर एग्जामिनेशन में, कि हम लोगों को इसका आंसर रट गया है ना। तो भैया एक चीज याद रखना, यहाँ पे कर क्या रहा है समझते हैं हम ध्यान से। वो बोल रहा है एक वुडन ब्लॉक है विद अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो मैं येलो रंग से दिखा रहा हूँ, ये एक वुडन का है। वुड आपको पता है, जब भी आप वुडन ब्लॉक की बात कर रहे हो, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से यहाँ पे कम है। इसको हम पानी में डाल रहे हैं, किसी लिक्विड में डाल रहे हैं, ऑब्वियसली हम इसको पानी में डाल रहे हैं, तो वुड की जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो उस वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने कॉइन रख दिया, है ना। अब कॉइन, वैसे कॉइन की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है, मेटल का होता है भाई, है ना। तो जो भी हमारा कॉइन है वो मेटल का है, वो निकल का बना है, कोबाल्ट का बना है, जिसका भी बना हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें सिल्वर का है, जो भी है, वो जो भी हमारा कॉइन है जिस भी मेटल का है, वो डेंसिटी उसकी हमारे वाटर से तो ज्यादा ही होगी, पानी से तो ज्यादा हैवी होगा ही, होगा ना। तो पर हमने इसको किस पे रखा है, वुडन ब्लॉक पे रखा है, इसलिए वो डूब नहीं रहा है। पर अगर आप वुडन ब्लॉक को रखोगे तो वुडन ब्लॉक को दबा देगा। तो वुडन ब्लॉक कितना अंदर है पानी के, L लेंथ, है ना। और यहां से सरफेस की हाइट कितनी है, H है। यहां सरफेस की हाइट कितनी है, H है। तो ऐसे केस में वो कह रहा है अगर इस कॉइन को हम पानी में गिरा दें तो ये हाइट बढ़ेगी क्या, ये L बढ़ेगा, क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस कॉइन को पहले हटाओ, उठाओ हवा में, तो ये वुडन ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉइन इसको दबा रहा है ना। कॉइन दबा रहा है इसलिए ज्यादा अंदर है, तो इसका मतलब है कॉइन हटाते ही ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, यानी L तो डिक्रीज करेगा, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो डेफिनेटली L क्या करता है, यहाँ पे डिक्रीज ही करता है। L तो डिक्रीज ही करेगा ना यार। आप खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ कॉइन है, कॉइन से इसको दबाई तो रखा है, कॉइन को उठा लो हवा में, अपने हाथ से उठा लो, तो ये वुडन ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी L तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। अब वो कह रहा है अगर कॉइन को मैं दोबारा से पानी में डाल दूं तो क्या होगा, मतलब कॉइन को उठाया और पानी में डाल दिया, तो इस ओवरऑल H पे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां एक बात समझना, कॉइन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। जब आपने उसको वुडन ब्लॉक पे रखा था वो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि वुडन के ऊपर रखा था। अब अगर आप उसको पानी में डाल दोगे, अब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो कम वॉल्यूम में आ जाएगा। ज्यादा डेंसिटी का मतलब होता है कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना, यही तो होता है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है आप जानते हो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आप इस कॉइन को यहां रखते हो तो ये वुड को दबाता है, तो ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, जो इसका अपना वेट है। और जब आप इसको अंदर डाल दोगे तो ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जो कॉइन का वॉल्यूम है। तो ऐसे केस में आप याद रख सकते हो, अगर आप कॉइन को अंदर डालोगे तो अब ये कम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, पहले ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, यानी कि पहले ये ज्यादा हाइट राइज हो गई थी। अगर आप कॉइन को अंदर डालोगे तो इसकी हाइट राइज अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, आप जैसे ही कॉइन को अंदर गिराओगे, L तो डिक्रीज हो ही रहा है, साथ के साथ H भी डिक्रीज होगा। H क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसका रीजन समझ में आ रहा है ना। क्योंकि जब कॉइन यहां पड़ा था तो पानी की ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करा रहा था वुडन ब्लॉक से, अंदर चला जाएगा तो अब कम वॉल्यूम डिस्प्लेस कराएगा। पहले ज्यादा क्यों करा रहा था, क्योंकि कॉइन वुड पे था, जितना वेट कॉइन का है
उतना ही वेट वो वाटर का डिस्प्लेस करा रहा था। और कॉइन की डेंसिटी ज्यादा है, जैसे कॉइन अंदर आएगा वो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस कराएगा, ज्यादा डेंसिटी का मतलब यही है। तो यानी कि अब आप कह सकते हो इसमें एच और एल दोनों ही डिक्रीज करते हैं। इसका फाइनल जवाब यही है, एल और एच। और इसको तो बच्चे याद करके चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिमाग भी लगाता है एग्जाम में कॉइन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इतनी बार ये इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है, एच एल दोनों ही यहां पे रिड्यूस होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ अ बीकर। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर हम किसी बीकर को, कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे तो क्या होगा, क्या लगता है आपको? मान लो एक कंटेनर हमने ले लिया इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे एक हमने कंटेनर ले लिया और इसको अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक लिक्विड को डाल देते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, एक लिक्विड को इस तरीके से डाल देते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं और इस कंटेनर को आगे की तरफ एक्सेलरेट कराते हैं, तो क्या होता है? आपको पता है क्या होगा? जैसे इसको आगे ले जाएंगे तो एक कंटेनर का मास थोड़ा सा इनर्शिया की वजह से जो लिक्विड है थोड़ा सा पीछे की तरफ उठने लगेगा। यानी कि जब आप इसको एक्सेलरेट करा रहे होगे, जब आप इसको ऐसे एक्सेलरेशन दे रहे होगे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, आपको क्या नजर आएगा एक्सेलरेशन देने के बाद? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वाटर की सरफेस थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी सरफेस टिल्ट हो जाएगी एट सम एंगल थीटा। इसकी सरफेस टिल्ट हो जाएगी। पीछे की तरफ क्यों हो रही है? क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन इसको आगे दे रहे हो तो इनर्शिया की वजह से मास पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है ना, इनर्शिया की वजह से जो ये मास है पीछे की तरफ रहना चाहेगा। या फिर अगर आप लिक्विड के फ्रेम में देखो, आपको सर हम अगर लिक्विड पे बैठ के देखेंगे तो इसको पीछे से सूडो फोर्स मिलेगा, मतलब इसको फील होगा कि फोर्स पीछे लग रहा है। तो लिक्विड के फ्रेम में फोर्स कहां फील होता है? पीछे की तरफ। जैसे कि अभी हम खड़े, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे फील करते हैं ना, वैसी कंटेनर में बैठा हुआ आदमी वो फोर्स फील करेगा पीछे, उसको ऐसा लगेगा कोई कांस्टेंट फोर्स पीछे की तरफ, एक एमए फोर्स पीछे की तरफ दिया जा रहा है। बात समझ में आती है? आप अगर कंटेनर के फ्रेम से देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। मतलब अगर आप बैठ जाओ, ठीक है ना, आप यहाँ बैठ गए, आप छोटे से एक इंसेक्ट को बिठा दिया, उस इंसेक्ट को फील होगा कि पीछे की तरफ सूडो फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सरफेस ऐसे हो जाएगी। यानी कि पीछे की तरफ, जैसे हम नीचे की तरफ एमजी फील करते हैं, ये पीछे की तरफ एमए फील करेगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? ओके, क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये एंगल कितना बना रहा है, सरफेस कितना एंगल बना लेती है? थीटा। अब आप खुद सोचो प्रेशर कहां ज्यादा होगा। अगर मैं यहां 2 पॉइंट ले लूं, यहां और यहां 2 पॉइंट ले लूं, इससे पहले जब लिक्विड में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता था, याद है, तो मैं क्या बोलता था? प्रेशर हॉरिजॉन्टल पे सेम होता है, वर्टिकल में जाते जाते बढ़ जाता है। ऐसा ही तो करते थे, इससे पहले तो यही बोलते थे ना कि सर कंटेनर में सेम हॉरिजॉन्टल पे सेम प्रेशर है ना? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं, जब मैंने एक्सेलरेट नहीं कराया था, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। यहां भी प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, यहां भी पी नॉट प्लस रो जी एच, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। पर अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। रीजन बीइंग, अब ये आगे की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हो इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है। यहां प्रेशर अगर पी नॉट है, यहां प्रेशर पी नॉट होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सरफेस पे, ये दोनों पॉइंट सरफेस पे, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है। बट इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा। ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है तो प्रेशर 1 पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट से ज्यादा होगा। यानी कि अगर बीकर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो पीछे वाले पॉइंट्स का प्रेशर बढ़ रहा होगा। प्रेशर हर जगह सेम नहीं होगा। क्या बॉटम पे हर जगह प्रेशर सेम है? नहीं, क्योंकि बॉटम के ऊपर यहां पानी ज्यादा है, बॉटम के इधर पानी कम है ना? यहां कम हाइट पे पानी है, यहां ज्यादा हाइट पे। यानी कि अगर बीकर आगे की तरफ एक्सेलरेट कराते हैं तो पीछे का प्रेशर बढ़ जाता है, पीछे वाले पॉइंट्स का। बीकर पीछे की तरफ एक्सेलरेट कराएंगे, यानी कि अगर आप बोलो कि सर कंटेनर को पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर दो, अब जैसे अभी इसको आगे की तरफ किया है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कंटेनर को पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर दो, तो ये लेवल उल्टा हो जाएगा। अब इस केस में अगर ऐसे एक्सेलरेट कर रहे हो, 1 सेकेंड, अगर इस तरीके से एक्सेलरेट कर रहे हो तो ये पानी इस तरीके से हो जाएगा, लिक्विड ऐसे हो जाएगा। यानी कि इन पॉइंट्स का प्रेशर बन जाएगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, इस केस में P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 के ऊपर ज्यादा हाइट है लिक्विड की और 1 के ऊपर कम हाइट है लिक्विड की। ठीक है ना? तो पीछे वाले पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करता है लिक्विड को कैसे एक्सेलरेट किया जा रहा है। ओके, इससे पहले हमने लिफ्ट प्रॉब्लम की थी जिसमें बीकर को ऊपर और नीचे एक्सेलरेट करते थे। उसमें हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर में कोई फर्क नहीं आता था। बस अगर कंटेनर ऊपर जाता था तो प्रेशर डिफरेंस रो जी प्लस ए एच हो जाता था, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता था तो रो जी माइनस ए एच हो जाता था। हॉरिजॉन्टली प्रेशर सेम रहता था। पर यहाँ हॉरिजॉन्टली प्रेशर हमारा बदल रहा है।
हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर बदल रहा है। अगर आप कंटेनर को लेफ्ट एक्सेलरेट कर रहे हो तो राइट वाले पॉइंट्स का प्रेशर बढ़ रहा है, अगर राइट साइड एक्सेलरेट कर रहे हो तो लेफ्ट वाले का, यानी कि यहां पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं है। अब बात आती है सर ये एंगल कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल, ठीक है ना। मेन चीज है कि अगर मुझे यहां पे एंगल कैलकुलेट करना पड़े तो एंगल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना एंगल बनाती है, एंगल कैलकुलेट करना। ओके, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा बेसिक से करोगे चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहां पे मैं अपना कंटेनर ले लेता हूं और एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि प्रेशर का डिफरेंस कितना आता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ P1 और P2 की बात करूं, अब आपके माइंड में आएगा यहाँ प्रेशर का डिफरेंस कितना आता है, तो आप लोग इतना याद रखो, वर्टिकली क्या फर्क पड़ता है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं h डिस्टेंस, तो नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ऊपर वाले से रो जी एच ज्यादा होता था ना, ऐसे ही होता था ना। अगर वर्टिकली दो पॉइंट को कंसीडर करें तो नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर ऊपर वाले से रो जी एच ज्यादा होता था। वैसे ही यहां पे भी आप याद रखना, अगर ये 1 और 2 पॉइंट्स मैंने यहां कंसीडर किए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैं जानता हूं, कितना डिस्टेंस जानता हूं, x, ज्यादा प्रेशर किसका है, 1 का, तो आप जानना चाहोगे P1 माइनस P2 कितना होगा। जैसे वहां रो जी और एच करते थे, एच होता था उन दोनों पॉइंट्स का सेपरेशन, जी होता था एक्सेलरेशन, यहां भी हम करेंगे रो, बट हम किस एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहे हैं इसको, कंटेनर को, ए एक्सेलरेशन से, तो रो जी की जगह आ जाएगा ए और एच की जगह आ जाएगा इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं इसको किसी एक्सेलरेशन से ले जा रहा हूं ए डैश से और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है एक्स डैश, तो यहां पे प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P2 का। कितना ज्यादा होगा, P2 माइनस P1 कितना होगा, रो, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और कितना एक्सेलरेशन से मैं इसको लेफ्ट साइड ले जा रहा था ए डैश से, और कितना डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, एक्स डैश। यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्टिकल में होता था नीचे वाले का प्रेशर रो जी एच ज्यादा होता था, यहां पे रो जी की जगह ए और एच की जगह एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर है। सो जस्ट इसी चीज को यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं मैंने इस कंटेनर को आगे ए एक्सेलरेशन से मूव कराया, तो आप जानते हो आपका जो लिक्विड होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, आपका लिक्विड कुछ ऐसे हो जाएगा। और मैं मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये डायमीटर हो गया, एक तरीके से लेंथ हो गई कंटेनर की, या फिर आप कह सकते हो ये डायमीटर दे दिया हम लोगों को, और इस डायमीटर को मैंने बोल दिया डी, ठीक है। और ये कितनी हाइट ऊपर है यहां से, मैंने इस हाइट को लिख दिया लेटर से h, इस हाइट को कितना लिख दिया मैंने, h। अब आप इंटरेस्टेड हो कि सर एक्चुअली यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा कितना है ना, ये थीटा एंगल में आप इंटरेस्टेड हो, तो बहुत सिंपल है बेटा, आप देख सकते हो। अगर मैं इस पॉइंट पे टॉप पॉइंट पे देखूं तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक, इसके टॉप पॉइंट पे देखूं तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक, दोनों जगह, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लिक्विड है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पे प्रेशर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मान लो यहां प्रेशर मैंने P1 बोल दिया, तो आप हॉरिजॉन्टली भी निकाल सकते हो, वर्टिकली भी। अगर आप वर्टिकली देख रहे हो सिर्फ, तो आप बोलोगे सर P1 माइनस P0 होगा रो जी एच, ऐसे लिख सकते हो ना। अगर आप वर्टिकली देख रहे हो सिर्फ वर्टिकली, तो आप बोलोगे सर ये हाइट h है तो P1 P0 से ज्यादा होगा, P1 माइनस P0 रो जी एच। और अगर आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो तो P1 माइनस P0 है ना, ये किसके इक्वल होगा, रो ए, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d, रो ए डी। सो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे ये दोनों इक्वल हो गए, P1 माइनस P0, तो मतलब आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, आप कह सकते हो रो जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, रो ए डी, रो से रो कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो जी एच किसके इक्वल है, ए डी के। तो आप यहां एच बाई डी को ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, ए बाई जी, एच बाई डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाई जी। और अगर आप एच बाई डी देखो इस ट्राइंगल में, एच बाई डी क्या है, टेन थीटा, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के, ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा। तो यानी कि आपको एंगल मिल गया ना, आपका एंगल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी कि यही मेरा टेन थीटा हो जाएगा। और अगर आपको थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स ऑफ आप लिख सकते हो ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी मेरा एंगल बन जाएगा, ये भी आसान है, ठीक है ना, थीटा इज टेन इनवर्स ए बाई जी। ओके, सवाल देख ले एक दो यहां से, अगर हम ध्यान से देखें, एक सिंपल सा सवाल है, इससे सिंपल नहीं हो सकता।
वो कह रहा है अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे तो इनमें से कौन सी सरफेस बिल्कुल सही बनाई है उसने। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे तो सरफेस ऐसी रहेगी या ऐसे टिल्ट हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सेलरेशन ऐसे दोगे पीछे वाले पॉइंट का प्रेशर बढ़ेगा, ये सरफेस ऐसे टिल्ट हो जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं यहां पे उसने क्या करा है, उसने बोला द कंटेनर इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन a is equals to g, then find the pressure at a। सो पहले तो एक सिंपल सी बात, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम कर दे, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी g कर दे, तो आपका टेन थीटा कितना आता है, जल्दी से बोलो। टेन थीटा कितना आ जाएगा, वो होता था a बाई जी। तो ये दोनों ही सेम हो गए, g बाई जी हो गए ना, क्योंकि a g के इक्वल है यानी कि 1। तो यानी कि थीटा मेरा हो गया 45 डिग्रीज। तो थीटा मेरा कितना हो गया यहाँ पे 45 डिग्रीज। ओके, अब आपसे प्रेशर कहां पूछ रहा है, इस पॉइंट ए पे। कहां पूछ रहा है, इस ए पॉइंट पे। और आपसे क्या बोल रहा है, पहले आप नीचे जाओ h डिस्टेंस, फिर पीछे जाओ h डिस्टेंस। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। यहां सरफेस से कह रहा है पहले नीचे जाओ, सरफेस पे यहां प्रेशर कितना होगा पी नॉट, यहां प्रेशर कितना होगा पी नॉट। तो कह रहा है पहले नीचे जाओ, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है ना। सोचो अगर आप यहां से नीचे जाओगे तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ, यहां प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा ना बेटा। सिर्फ अगर आप यहाँ बी पॉइंट पे देखो, ये प्रेशर कहां पे आ गया, दिस इज प्रेशर एट बी, बी का प्रेशर ये हो गया है ना। और फिर वो बोल रहा है पीछे ए पॉइंट पे बताओ मुझे। अब ए पॉइंट पे देखना है, ए पॉइंट का प्रेशर बी से ज्यादा होगा है ना। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी किसके इक्वल हो जाएगा, रो ए एच के। यानी कि ए की वैल्यू भी जी है ना, आप इसको भी रो जी एच लिख सकते हो क्योंकि ये डिस्टेंस भी एच दिया है। और पी ए माइनस पीबी, पीबी कितना हो गया आपका, ये रहा आपका, मतलब मैं पीबी को राइट साइड ले जाता हूं तो ये पीए हो जाएगा दिस प्लस पीबी, और इसको अगर आप ऐड कर दो तो रो जी एच प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी कि यहां से हो जाएगा पी नॉट प्लस टू रो जी एच। सिंपल, पी नॉट प्लस टू रो जी एच। तो ये तो बहुत लॉजिकल है। यहां प्रेशर पी नॉट है, नीचे जाओगे तो कितना हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और पीछे जाओगे तो दोबारा से पी नॉट प्लस रो जी एच, सॉरी दोबारा से पीछे जाओगे तो कितना बढ़ जाएगा रो जी एच। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस टू रो जी एच। ओके, यहां ए और जी सेम दिया था, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए और जी सेम दिया था इसलिए ऐसे हो रहा है। तो अगर आप पहले नीचे जा रहे हो तो पी नॉट प्लस रो जी एच, पीछे जा रहे हो तो दोबारा से पी नॉट प्लस रो जी एच। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पे वैसे इस एंगल की जरूरत पड़ी नहीं हमें, 45 डिग्री उसने जो दिया है उसकी जरूरत पड़ी नहीं, वैसे मैंने निकाल दिया इन केस अगर आप चाहो तो, वैसे इसकी जरूरत हमें यहाँ पे है नहीं। ओके, क्लियर है। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने निकाल दिया, डायरेक्टली भी हो गया ये क्वेश्चन। ओके, A vessel containing a liquid has a constant acceleration 19.6 in horizontal direction. The free surface of water gets sloped with horizontal at an angle. यानी कि इस तरीके से कंटेनर को आप आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, किससे, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हो इसको 2g लिख सकते हैं क्योंकि g की वैल्यू 9.8 होती है, ये 2g हो गया। तो आप जानते हो यहाँ कितना एंगल बनेगा, बहुत इजीली देख सकते हो आप। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये सरफेस ऐसे टिल्ट हो जाएगी, तो आप जानते हो ना यहां से एंगल बनेगा, मान लेते हैं थीटा, है ना। तो आपको पता है जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा होता है ए बाई जी के बराबर, है ना। और ए की जगह आपको मिल गया 2g डिवाइडेड बाई जी। तो टेन थीटा कितना आ गया 2। क्या कोई ऑप्शन टेन थीटा 2 है, थीटा टेन इनवर्स 2 आ गया ना हमारा। क्या कोई ऑप्शन इसके इक्वल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों साइन में है और ये दोनों ऑप्शन गलत है, यानी कि अब मुझे साइन में देखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो अब टेन थीटा अगर आपका 2 आ गया है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज 2, इसको 1 लिख सकते हो। अगर आपका टेन थीटा 2 है तो आप इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हो, इसको बेस। तो ये तीसरी साइड को आप लिख सकते हो √5, तीसरी साइड को क्या लिख सकते हो आप, √5। तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2/√5। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/√5। थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/√5, यानी कि ये वाला ऑप्शन। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। ओके, सो ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं हमेशा टेन थीटा में ही आंसर आ जाए। आप देखो टेन थीटा 2 आया था, थीटा टेन इनवर्स 2 आया था, बट कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब जल्दबाजी में इसको मत मार्क करके आ जाना, ये गलती नहीं करनी है। मैंने देखा है बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट, अरे यार टेन थीटा 2 आया था, हो सकता है मैंने कुछ गलती की हो, चलो 1/2 मार्क कराता हूं। नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, गलत नहीं करना है।
कॉन्फिडेंस रखो भाई अपने ऊपर, ऐसे थोड़े ना है कुछ भी मार्क कराओगे क्या, ऐसे नहीं करना है। कई बच्चे सोचते हैं 1/2 तो आ गया ना, वही होगा, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, नहीं, विश्वास रखो, टेन थीटा 2 आया तो 2 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है बाकी ऑप्शंस भी तो है ना, साइन में भी तो है ना, इनको भी तो देखो ना, इनमें से भी तो कोई सही हो सकता है। तो टेन थीटा 2 है तो परपेंडिकुलर 2 ले लिया, बेस 1 ले लिया, मतलब मैंने टेन थीटा को 2/1 लिख दिया, परपेंडिकुलर 2 बेस 1, तो ये साइड √5, अब साइन थीटा 2/√5 आ जाएगा। ओके, क्लियर, मुझे लगता है ये समझ में आ गया। तो यहां तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम भी कर लिए। कैसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से डील करते हैं वो भी हम लोगों का यहां पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, जैसा लिक्विड का नेचर उस पर अब चर्चा करेंगे। लिक्विड का काम ही बहना है, फ्लूइड का काम ही बहना है, तो यहां फ्लूइड का, लिक्विड के फ्लो के बारे में चर्चा करेंगे। और उसको पढ़ने से पहले हम लोग जरा इसको डिस्क्राइब कर दें कि फ्लो किस तरीके का है, किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और टाइप ऑफ फ्लो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। स्ट्रीमलाइन यानी कि बिल्कुल सीधा साधा, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो करना। याद होगा आप लोगों को स्कूल की प्रेयर्स के बारे में, जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल में असेंबली लाइन लगती थी, याद है। तो हमारे क्लास टीचर हम लोगों को हमारे क्लासरूम से नीचे असेंबली लाइन तक ले जाते थे, जहां जाके हम प्रेयर करते थे, पूजा प्रार्थना करते थे, तो एक लाइन में ले जाते थे। इसी को स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। जो बच्चा लाइन तोड़ता था उसको पनिशमेंट भी मिलती थी, है ना, डांट भी पड़ती थी। तो यहां जो लिक्विड है वो शरीफ है। अगर शरीफ लिक्विड की बात करें, एकदम सीधा सादा शरीफ सर मासूम बच्चा, वेल डिसिप्लिन्ड ओबीडियंट बच्चा, तो यहाँ जो लिक्विड है बहुत ओबीडियंट है। यहां पे क्या होता है, हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की जब बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर बहुत सारी लाइंस बन जाती है, जिसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। लाइंस का मतलब क्या है, यहां पे आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ना, इसके आगे दूसरा मॉलिक्यूल, उसके आगे तीसरा मॉलिक्यूल, तीसरे के आगे चौथा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स लाइन में फ्लो कर रहे हैं, जिसको हम स्ट्रीमलाइन कह रहे हैं। और एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ये आगे की तरफ मूव भी कर रहा है और सब एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रीमलाइन, प्रॉपर मेथड है यहां फ्लो करने का, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, बताया गया है कि इसी लाइन में मूव करना है। तो सारे मॉलिक्यूल्स एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरा फ्लो कर रहा है। और दूसरी बात, हर एक पॉइंट की स्पीड फिक्स है। मान लो यहां उसकी स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, इस पॉइंट की स्पीड फिक्स है, मॉलिक्यूल की स्पीड फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मॉलिक्यूल की, सभी मॉलिक्यूल की स्पीड सेम है, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं जब कोई मॉलिक्यूल यहां पहुंचता है तो उसकी स्पीड v1 हो जाती है, जब पीछे वाला मॉलिक्यूल यहां पहुंचता है तो उसकी स्पीड भी v1 हो जाती है, जब आगे पहुंचता है तो स्पीड v1 हो जाती है। यानी कि हर एक मॉलिक्यूल जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो स्पीड v1 है। कोई मॉलिक्यूल जब यहां होता है तो उसकी स्पीड v2 होती है, तो आने वाले हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड यहां v2 हो जाएगी। यानी कि हर एक पॉइंट की फिक्स्ड स्पीड है, तो हर मॉलिक्यूल जब उस पॉइंट से पास करता है तो वही स्पीड लेता है। इसको कहते हैं प्रॉपर मेथड, है ना, प्रॉपर स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। अरे आप देखते हो सड़क पे भी, सड़क कई बार चौड़ी होती है, कई बार पतली होती है, तो आप देखते हो जब बहुत चौड़ी होती है तो वहां अलग स्पीड से गाड़ियां निकलती है, पतली पे थोड़ा सा नैरो स्पीड हो जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है लिक्विड में। अगर आप सड़क की बात करो तो सड़क पे आप देखते हो जब रोड चौड़ी होती है तो गाड़ियां तेज चलती हैं, जब रोड पतली होती है तो गाड़ियां धीरे हो जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ मोटी रोड पे यानी कि मोटी पाइपलाइंस में पानी धीरे फ्लो करता है, पतले पाइपलाइंस में तेज करता है, थोड़ा सा उल्टा है। बट हाँ, ये बात तो यहाँ भी सेम है कि हर पॉइंट की एक स्पीड सेम है। यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल इस पॉइंट को पास करेंगे सभी की स्पीड v1 होगी, जब इस पॉइंट को पास करेंगे v3 होगी। हर एक पॉइंट की अपनी फिक्स स्पीड है और हर एक मॉलिक्यूल उस पॉइंट से पास जरूर करेगा विद द सेम स्पीड, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो एवरी पॉइंट on a streamline, ठीक है ना, on a streamline has a fixed velocity and every molecule will have that speed when passes through that point। यानी कि यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अगर यहां पे आपने कोई पॉइंट ले लिया तो कोई भी मॉलिक्यूल जब यहां आएगा उसकी स्पीड वही होगी। तो हम यही कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन अ स्ट्रीमलाइन हैज अ फिक्स वेलोसिटी, और जब भी कोई मॉलिक्यूल वहां से पास करेगा
तो उसकी स्पीड वही होगी। तो ये बात क्लियर है, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एकदम शरीफ वाला सर, एकदम ओबीडियंट बच्चों की तरह एक लाइन में चल रहे हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मॉलिक्यूल इधर इधर, ऐसा नहीं है मॉलिक्यूल भागते भागते इधर चला जाएगा। शैतान बच्चा नहीं है सर, शरीफ बच्चा, एकदम शरीफ है ना, एकदम शरीफ फ्लो है ये, शरीफ बच्चे की तरह, ठीक है ना, एकदम शरीफ बच्चे की तरह लाइन में फ्लो कर रहा है ना, शरीफ बच्चे की तरह कर रहा है ना। शरीफ बच्चा जैसे एक लाइन में फ्लो करता है ना, वैसे मूव करता है ना, वैसे ही लाइन को तोड़ेगा नहीं। फिर आता है इसका दूसरा फ्लो जिसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट, यानी कि सर ये शरीफ नहीं है, यहां पे बहुत मिक्सिंग होगी। तो यहां मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, कोई मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहां बहुत मिक्सिंग होती है, ये आपस में टकराते रहते हैं, मिक्सिंग होती रहती है। सर यहां बहुत गड़बड़ है ना। ऐसा होता है जैसे टीचर एकदम से जाती है ना, बच्चे देखते हैं अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, दे भागते हैं इधर से उधर, होता है ना, होता होगा, आपने स्कूल में भी जरूर किया होगा, ठीक है ना। तो शैतान बच्चे सर, कोई देख नहीं रहा, कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो यहां मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो का बिल्कुल अपोजिट इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन का अपोजिट है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर, रैंडम, केओटिक मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट बन जाता है जब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है, यानी कि वही बच्चे जो ओबीडिएंट थे टीचर के जाने के बाद टर्बुलेंट हो जाते हैं, यानी कि शैतान हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट बन जाता है। कोई पाइपलाइन में लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा था बहुत प्रॉपर तरीके से, वो टर्बुलेंट कब बन जाता है, जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो टर्बुलेंट फ्लो बना लेते हैं। स्ट्रीमलाइन के ज्यादा एग्जांपल्स अगर हम ध्यान से देखें, हम मोस्टली क्वेश्चंस में इसी को लेके चलेंगे, जो भी हम आगे चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सारा स्ट्रीमलाइन फ्लो को देखते हुए ही आगे बढ़ाएंगे। इसका जो एक एग्जाम्पल आप अपने बायोलॉजी में देख सकते हैं, आप ब्लड सेल्स की बात कर सकते हैं। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव करते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइंड, है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइंड होते हैं। रिवर के नीचे जो पानी फ्लो करता है, जो बहुत कम स्पीड से करता है, वो भी स्ट्रीमलाइंड है। कम वेलोसिटी से जो फ्लो होता है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइंड होता है, बैलेंस्ड होता है। इसके अलावा अगर आप टर्बुलेंट की बात करें, तो जैसे कि आप देखते हो ना, अगरबत्ती के बारे में अगर आप बात करो, घर में वो धूप अगरबत्ती जलाते हैं ना, इंसेंस स्टिक्स भी कहते हैं जिसको, ठीक है ना। धूप अगरबत्ती जब आप जलाते हो तो आप देखते हो उसका धुआं कैसे निकलता है। जब आप धूप अगरबत्ती जलाते हो तो उसमें से धुआं कैसे निकलता है, ऐसे 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 ऐसे, चिमनी से निकलता हुआ धुआं, इंसेंस स्टिक से निकलता हुआ धुआं, ये कैसा फ्लो देता है आपको, टर्बुलेंट फ्लो देता है। ये मिक्स हो जाता है, बहुत हाई स्पीड से निकलता है ना। तो यानी कि स्मोक, है ना, जो स्मोक होता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज, है ना, फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनी से निकलता है, फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलता है ना, इंसेंस स्टिक से जो निकलता है, तो इंसेंस स्टिक से भी जो निकलता है, धूप से, अगरबत्ती से, ये सारे फ्लोज, हाई फ्लो जो है, बहुत हाई रिवर फ्लो जो कर रही है, ये केओटिक मूवमेंट होता है, ये टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। अपने को जो ज्यादातर डिस्कस करना है वो फ्लो कौन सा डिस्कस करना है, हमारे लिए जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाया गया है, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो मान के हम चलेंगे। अब जो भी आगे चीजें पढ़ेंगे, मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ाऊंगा, या हर जगह मैं मोशन को मान के चलूंगा स्ट्रीमलाइन। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है भाई, आप लोगों ने कई बार ये चीज की होगी घर में, आप अपने वरांडे में, या फिर आप अगर पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो आप पाइप को आगे से पिचका देते हैं। क्या होता है उसको ऐसे करने से, क्या होता है, पानी दूर तक जाता है ना, होता है ना। हाँ, तो यानी कि अगर हम बात करें किसी पाइपलाइन से ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, किसी पाइपलाइन से यहां लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहां अगर आप देखोगे यहां उसका एरिया ज्यादा है, यह मोटा पाइप है, आगे जाते जाते पाइप पतला हो गया, यहां पे मोटा पाइप, आगे जाते जाते पाइप पतला हो गया। तो आप समझ सकते हो जब पाइप का एरिया कम हो जाता है, आपको पाइप आगे से दबा देते हो तो वहां स्पीड बढ़ जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, स्पीड बढ़ेगा। याद रख सकते हो आप इस चीज को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करता है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, ठीक है ना, ये डिक्रीज करेगा, then velocity of liquid increases, then velocity of liquid increases। तो यहां लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी देखा जाएगा। ये किस पे बेस्ड है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ये किस पे बेस्ड है, ये मास कंजर्वेशन पे है। यहां जो लिक्विड लिया जा रहा है वो आइडियल लिया जा रहा है, लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल। जो भी यहां लिक्विड लिया जा रहा है वो कैसा लिया जा रहा है,
इनकॉम्प्रेसिबल यानी कि उसका वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड लिया जा रहा है, यानी कि कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी उसकी फिक्स्ड है, वो दबाया नहीं जा सकता, उसकी डेंसिटी नहीं बदलेगी। इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड लिया जा रहा है जिसकी डेंसिटी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। और इक्वेशन कहती क्या है? इक्वेशन कहती है प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, a1 v1 इज a2 v2। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ, बेसिकली मास से ही ये आया है, ठीक है ना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। क्या लिखा गया है यहाँ पे? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है, जिसको आप स्पीड भी कह सकते हो, एरिया इनटू स्पीड इज अ कांस्टेंट। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा याद रखना a इंटू वी, इसको हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, इसी को याद रखना, रेट ऑफ फ्लो, यानी कि दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको यह भी कहती है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जो एक फ्लूइड्स का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, कितना वॉल्यूम एक यूनिट टाइम में बाहर निकलेगा, वो फिक्स्ड है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज फिक्स्ड, इट इज कांस्टेंट, एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपका एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम है, एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा है, इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपको बोल रहा है, ठीक है ना, आपको यहां पे बोल रहा है कि भाई यहां पे एरिया था मेरा 3a, यहां पे एरिया है मेरा a, यहां जो मेरी स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछ सकता है यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। यहां पे स्पीड अगर 3, यहां पे अगर एरिया मेरा 3a है, वहां a है, यहां स्पीड 20 है, तो यहां कितनी होगी? तो आप सिंपली कह सकते हो 3a मल्टीप्लाई बाय 20 किसके बराबर है? a मल्टीप्लाई बाय v, a से a कट जाएगा, v आ जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान है, v आ जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। और कैसे क्वेश्चन दे सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। और क्या दे सकता है? एक और एग्जांपल देख लो, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे वो कह सकता है कि मान लो यहां पे मेरा रेडियस r था, यहां पे मेरा रेडियस हो गया है 2r, ठीक है। यहां पे जो मेरी स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे मान लेते हैं मेरी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड ले ली मैंने, ठीक है ना। तो वो पूछेगा यहां आपकी स्पीड कितनी होगी, ओके। अब यहां रेडियस दे दिया, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको देखना पड़ेगा। आप कह सकते हो यहां पे आ जाएगा आपका वही a1 v1 इज a2 v2। तो अब पहले वाले एरिया की अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू जो वेलोसिटी है वो 8 है। दूसरे वाले एरिया की बात करें तो यहां हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v2। तो पाई से पाई कट जाएगा, है ना, यहां से आ जाएगा 8r स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर और v2, आर स्क्वायर कट गया तो v2 मेरा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यहां एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। जो एरिया हमारा किसका होता है, बेसिकली ये किसका एरिया होता है, हम लोगों को पता है सर्कल का एरिया। तो इस तरीके से आप जानते हो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर द मल्टीपल आउटलेट। अब आप देख सकते हो यहां पे क्या हो रहा है, एक जगह से लिक्विड एंटर कर रहा है और दो जगह से लीव कर रहा है, एक जगह से एंटर कर रहा है और दो जगह से एग्जिट कर रहा है। तो आप यहां से कह सकते हो जो वॉल्यूम एंटर हो रही है यहां पे पर यूनिट टाइम, वो हो जाएगा जो यहां का एरिया है a1 इंटू v1, और यहां से दो जगह आउटलेट है, यहां से थोड़ा सा वॉल्यूम यहां जा रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम यहां जा रहा है, यानी कि यहां पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम a1 v1, दिस इज इक्वल्स टू a2 v2 प्लस a3 v3, क्योंकि दो जगह ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल आउटलेट है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक इनपुट हो और बहुत सारे आउटलेट्स हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ का जो एरिया इंटू वेलोसिटी है और उन सबको मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं ये a1 v1 है, इसको लिखते हैं a2, यहाँ v2 है, यहाँ a3 और इसकी वेलोसिटी v3 है, यहाँ एरिया v4 वेलोसिटी v4, एरिया v5 वेलोसिटी v5। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2
प्लस A3V3 A4V4 और जितने भी हमें दे रखे हैं ANVN, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये मल्टीपल आउटलेट है, यहां से एक जगह से अंदर वॉल्यूम एंटर कर रहा है, एंटर यहां से कर रहा है और एग्जिट हर जगह से कर रहा है। तो वॉल्यूम दैट एंटर्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम दैट एग्जिट पर यूनिट टाइम। इसी को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। दो आउटलेट्स हैं आपके, तो मैंने ये लिखा A2V2 A3V3, यहां से वॉल्यूम बाहर जा रहा है और यहां से अंदर आ रहा है A1V1 A2V2 प्लस A3V3 के बराबर है। ओके, यहां देखो एक सवाल जो हम लोग इससे कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है वाटर इज फॉलिंग स्मूथली फ्रॉम द टैप ओपनिंग ऑफ एरिया A1, इनिशियल वेलोसिटी V0, फाइंड द एरिया A2 ऑफ वाटर स्ट्रीम एट अ डेप्थ ऑफ h फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अ टैप। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा जब आप नलका चलाते हो, है ना, जब नलका चलाते हो तो पानी पहले मोटा होता है और धीरे 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 उसकी लेयर पतली होनी स्टार्ट हो जाती है। आपने ये ऑब्जर्व किया है ना? बिल्कुल किया होगा। जब आप नलके को ऑन करते हो तो पहले मोटी लेयर आती है ना, पहले आपकी मोटी लेयर होती है, फिर धीरे नीचे जाते जाते ये पतला होता जाता है ना? तो आपसे यही बोल रहा है, जब पानी बाहर निकल रहा था तो उसकी वेलोसिटी आपको कितनी दे दी है? U0 दे दी है ना? किस वेलोसिटी से निकल रहा था? U0। यहाँ का एरिया कितना दे दिया है? A1। अब आपसे पूछ रहा है जब वो h हाइट नीचे चला जाएगा, पानी थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? A2। तो यहां इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाना है, पर पहले आपको यहां की स्पीड बतानी पड़ेगी। वो इक्वेशन ऑफ मोशन से आ सकती है। इनिशियल स्पीड आपकी U0 है, किस एक्सेलरेशन से लिक्विड फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना है उसका, वो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? G से, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे नीचे जा रहा है। तो आप यहां फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, सिंपली आप निकाल सकते हो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U0 स्क्वायर प्लस 2GH। यही होगा ना जो इक्वेशन हम लगाते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो वही वाली इक्वेशन है। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू हाइट, यानी कि ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो अब आप यहां इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हो, तो आप लिख सकते हो A1 और इनिशियल वेलोसिटी U0, फाइनल एरिया मेरा A2 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? A2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? V। ठीक है, सो यहां से हमें A2 निकालना है, तो A2 क्या हो जाएगा? A1 U0 डिवाइडेड बाय V, यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहां से, इसको क्या लिख सकते हो? A2V। तो यहां से कितना आ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा? A1 और U0 डिवाइडेड बाय V की जगह आप कितना लिख सकते हो? V को कितना लिख सकते हो यहां से? अंडर रूट ऑफ U0 स्क्वायर प्लस 2GH, है ना, अंडर रूट ऑफ U0 स्क्वायर प्लस 2GH। तो ये मेरा एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपको नजर आ रहा है पिछले एरिया से कम होगा, पिछले एरिया से कम होगा। ओके, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया घटेगा। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है भाई। जब स्पीड बढ़ जाती है तो एरिया घट जाता है, जब एरिया घट जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है तो स्पीड घट जाती है, एरिया घट जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है। जो भी आपको एक चीज बढ़ रही है दूसरी घटेगी, यही होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही है, ये आप देख सकते हो। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे, cylindrical tube of spray pump has a cross section of 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, each of area 10 की power minus 8 meter square. If the liquid flows inside the tube with a speed of 0.1 meter per minute, the speed with which the liquid is ejected through the holes. ओके, यहां पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहां पे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, यहां क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल स्प्रे है, यानी कि ऐसे कोई सिलेंड्रिकल हमने स्प्रे ले लिया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों को दे दिया। कितना दे दिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? अगर आप ध्यान से देखोगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों को दे दिया। आप इसको क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये कैसे किया भाई? 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने वही देखा, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 है और स्क्वायर लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और यहां पे आप लोगों को क्या दे रखा है बेटा? यहां पे हम लोगों को दे रखा है लिक्विड फ्लोस इनसाइड द ट्यूब विद दिस स्पीड। लिक्विड इस स्पीड से जा रहा है, पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो लिक्विड यहां से जा रहा है, वो किस स्पीड से जा रहा है?
वो जा रहा था हमारा, इसको V1 लिख लेते हैं, इसको A1 लिख लेते हैं। ये किस स्पीड से अंदर जा रहा है? 0.15 और मीटर पर मिनट, तो इसको पर सेकंड में कर लेते हैं, यानी कि 0.15 डिवाइडेड बाय मीटर पर 60 सेकेंड्स हो गया ये, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60। तो ये कितना आ जाएगा? 15 वन जा, ये 4 जा, यानी कि 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी स्पीड हो गई। इस स्पीड से लिक्विड आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। 1/4 भी लिख सकते हो, 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। आगे जाके क्या किया उसने? 40 फाइन होल्स, 40 होल्स बना दिए, 40 फाइन होल्स, यानी कि मैं इसको आगे से ऐसे कवर कर देता हूं और यहां 40 होल्स बना देता हूं। कितने होल्स हो गए यहां पे? 40 होल्स। n इज इक्वल्स टू 40, इतने होल्स बना दिए। अब आपको पता है हर एक होल से सेम स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, यानी कि हमें टोटल एरिया चाहिए, ठीक है ना। मल्टीपल आउटलेट वाला काम हो गया, कुछ लिक्विड यहां से आएगा, कुछ यहां आएगा, ये मल्टीपल आउटलेट हो गया और हर आउटलेट का एरिया सेम है। यानी कि अगर यहां से हम देखें टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल होल का एरिया देखें, टोटल एरिया ऑफ होल, ठीक है ना, टोटल एरिया ऑफ होल कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय एक होल का एरिया। एक होल का एरिया कितना है? 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये दिया है ना क्वेश्चन में सब कुछ, तो ये टोटल होल्स का एरिया हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है वही लिख सकते हैं हम, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब यहां पे A1 V1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा? A1 की जगह 8 इंटू 10 की पावर -4, V1 की जगह कितना डाल देंगे? V1 की जगह 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। A2 की जगह कितना डाल देंगे? 40 इंटू 10 की पावर -8, और V2 हम लोगों को कैलकुलेट करना। V2 हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहां पे इजीली हम कर सकते हैं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। यहां से आएगा 8 इंटू 0.25 को आप 1/4 लिख दो, इजी हो जाएगा करना। और यहाँ पे 10 की पावर -4 और -2 -6 हो गया, और 40 से यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, ये हमें मिल जाएगा V2। और नीचे 10 की पावर -8 भी है ना, ये भी आ जाएगा 10 की पावर -8। इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा? आप ध्यान से देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका 4, ये 1 टाइम्स चला गया, ये 2 टाइम्स चला गया, तो ये कितना आ जाएगा? आप यहां से V2 कैलकुलेट करो। यहां से अगर आप V2 कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा? नीचे 10 की पावर -8 है ना, तो 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +8 हो जाएगा, +8 -6 यानी कि 10 की पावर 2। तो यहां बचा 2 डिवाइडेड बाय 40, है ना। यहाँ पे कितना बचा? ये अगर आप ध्यान से देखोगे 2 डिवाइडेड बाय 40, और 10 की पावर इंटू कितना हो चुका है? ये 100 हो चुका है ना, क्योंकि 10 की पावर +2 हो गया है। एक 0 से 0 कट गया, तो ये 20 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, यानी कि ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आप प्रॉपर्ली कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरीके के सवाल बहुत ही कॉमन है नीट में आना, बहुत ही कॉमन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चाहिए आपको लाइफ में? आसान भी है सर, इंपॉर्टेंट भी है सर, और क्या चाहिए सर? इसका क्वेश्चन हम जरूर एक बार करके जाएंगे, चांसेस बहुत है इससे क्वेश्चन आने के, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे करवा रहा हूं आपको। देखो एक और क्वेश्चन यहां पे है, क्या कह रहा है? 2 water pipes P and Q having a diameter 2 into 10 की power -2 and 4 into 10 की power -4 are joined in series with a main supply of water. The velocity of water flowing in the pipe P is. So अगर वो ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कि एक बार आप लोगों का यहाँ पे जो एरिया है वो अलग होगा, एक बार अलग है। उसने बोला जो पहली पाइपलाइन है वो P and Q, इसका पहले वाले का डायमीटर इतना है ना, और दूसरे वाले का डायमीटर इतना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पाइप आगे जाके ऐसे कह रहा है चौड़ा हो गया, यानी कि पहले वाले का डायमीटर अलग है और दूसरे वाले का जो डायमीटर है वो अलग दे रखा है ना। तो पहले वाले का जो डायमीटर है D1 वो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है, दूसरे वाले का जो डायमीटर है D2 वो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है, ठीक है ना। अब आपसे बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप P इज, तो यहां पे ये पाइप P है, ये पाइप यहां पे Q है। ओके, सो आप जानते हो जो यहां वेलोसिटी होगी मैं वो Vp लिख देता हूं, जो वेलोसिटी से यहां बाहर जाएगा उसको Vq लिख देता हूं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ डायमीटर को dp लिख देते हैं और इस डायमीटर को dq लिख देते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो AP VP
इज सेम एज ए क्यू वी क्यू। कौन सी इक्वेशन है ये? अरे सर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। आप देख सकते हो यहां से क्लियरली जो डी क्यू का डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है, इसका डायमीटर डबल है। ऑब्वियसली अगर इसका एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ए क्यूब, अगर हम ध्यान से देखें इसका डायमीटर इससे डबल है तो एरिया 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा? ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? अरे यार टाइम बचेगा एग्जाम में, आपको थोड़ी डायरेक्ट अप्रोच तो करनी पड़ेगी ना। अगर सर इसका डायमीटर डबल है तो एरिया 4 गुना होगा। एरिया डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इसका डायमीटर इससे डबल है तो इसका एरिया इससे 4 गुना होगा। क्या मैं ए क्यू को 4 टाइम्स एपी नहीं लिख सकता? हाँ, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं एपी और यहां लिख देता हूं वीपी, और ए क्यू को क्या लिख सकता हूं? 4 टाइम्स एपी, और यहां से आ जाएगा वी क्यू। रेशियो किसका लेना है? वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप पी। तो पी पे देखना है तो वीपी कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे वीपी कितना हो जाएगा यहां से? वीपी विल बी एपी, एपी कट जाएगा 4 टाइम्स वी क्यू। अब आप आंसर देखो, 4 टाइम्स दैट ऑफ क्यू, ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ना? आ गया ना? जो पी पे वेलोसिटी है वो 4 गुना होगी। ये ओरल क्वेश्चन भी है, आप देखते ही समझ जाते हैं कि सर डायमीटर्स एक 2 दे रखा है, एक 4, एक का डायमीटर आधा, दूसरे का उससे डबल, यानी कि जिसका डायमीटर ज्यादा है वहां स्पीड कम होगी, जिसका डायमीटर कम है वहां स्पीड ज्यादा होगी। और डायमीटर अगर डबल है तो स्पीड 4 गुना होगी, है ना? यानी कि इसका डायमीटर डबल है तो स्पीड 1/4 हो जाएगी, स्पीड 4 गुना हो जाएगी। जिसका डायमीटर आधा है उस पर स्पीड 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है। यहां पे मैंने एरिया निकाल लिया था बेटा, ये डायमीटर थे, डायमीटर पी का, मैं यहां लिख देता हूं, ये डायमीटर दे रखे हैं पी का और क्यू का। देखने में ही पता चल रहा है जो डायमीटर क्यू का दे रखा है वो 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ पी है, तो एरिया ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ पी। कैसे? अरे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाय 2, या पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, बाय 4, सॉरी बाय 4। ठीक है ना? तो एरिया को ऐसे निकाल सकते हो। तो एरिया का रिलेशन अगर आपने निकाल लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो, एक और मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं ध्यान से। यहां कह रहा है द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ रेडियस कैपिटल आर, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन होल्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो इन द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, देन द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल। यानी कि यहां पे एक सिलेंड्रिकल पंप है जैसे पहले दिया था, और आप लोगों को क्या दे रखा है? इसका रेडियस कैपिटल आर दे रखा है। तो अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो इसका एरिया आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हो। यहां से किस स्पीड से जा रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है वी से जा रहा है ना? किस लिक्विड की स्पीड से जा रहा है? वी से जा रहा है। फिर यहां पे आपको बोल रहा है कुछ होल्स हैं, कितने होल्स हैं नहीं बताया उसने, एन लिख दिया है ना? एन को ही नंबर ऑफ होल्स मान के चल रहे हैं, एन फाइन होल्स, सारे इक्वल रेडियस के हैं। हर एक होल का रेडियस जो है वो आर है, हर एक होल का रेडियस आर है। यानी कि यहां से जो आउटलेट है इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? अगर आप टोटल एरिया की बात करोगे तो एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। यही तो एरिया हो जाएगा ना आउटलेट का। यहां वाला एरिया हमारा, अंदर वाला एरिया पहले ये है ना? इसको आप A1 कह सकते हो, इसी को आप A2 कह सकते हो। जो टोटल एरिया है आपका ये A2 हो गया। अब फॉर्मूला वही जो हम लगाते हैं, A1 V1 इज A2 V2। हमें यहाँ V2 ही निकालना है कि यहाँ किस स्पीड से बाहर निकलेगा, वही चाहिए हम लोगों को। हर एक होल से क्या स्पीड निकलेगी? A1 की जगह हम लिख सकते हैं कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय V1 की जगह लिख सकते हैं V। A2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? N, और लिख सकते हैं यहां से पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और V2 हम लोगों को यहां से कैलकुलेट करना है। पाई से पाई कट गया, V2 कितना आ गया? अगर आप ध्यान से देखोगे V2 कितना आ गया आपका? यहां से आ गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V। ठीक है ना? ये मेरा V2 आ गया। ओके, सो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। हमें ये V ही चाहिए था। ठीक है ना? जो मुझे V चाहिए था वो कितना आ जाएगा? अच्छा, N N N भी है, सॉरी एक N भी है, N को डिवाइड करना पड़ेगा, हमें V2 निकालना है ना, एक N भी होगा। हाँ, अब आ गया। तो ये आ गया आर स्क्वायर V बाई एन आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन आ गया V बाई एन आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो ना आप? जस्ट उसने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है बच्चे। आप इसको V बाई एन ऐसे लिख दो, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का कंप्लीट स्क्वायर लिख दो, बस रीअरेंज करके लिखा है, ये वाला आंसर आ जाएगा। N भी है डिवाइडेड में, उसको मिस मत कर देना, ये वाला है N। ओके, क्लियर? इजी है ये क्वेश्चन, आसान है। ओके, एक और क्वेश्चन टैप वाला, जैसे मैंने पहले बताया था, एक और सवाल देख सकते हो बिल्कुल सेम कैटेगरी का।
वाटर फ्रॉम अ टैप emerges वर्टिकली डाउनवर्ड विद द इनिशियल स्पीड, यानी कि जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी में डाल देंगे हम। इनिशियल स्पीड यहाँ पे बस 1 मीटर पर सेकेंड दे दी है, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हम लोगों को दे दिया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना। ये भी पीछे क्वेश्चन किया था हमने टैप वाला, देखो ये रहा, सेम है, बस इसमें वैल्यू दे दी है आपको, यू नॉट की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना, A1 की वैल्यू दे दी है, इसी फॉर्मूले में डाल देंगे। अभी हम फाइनल फॉर्मूला में यही यूज करवाऊंगा आपसे, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, assume that the pressure is constant throughout the stream of the water and the flow is steady, the cross section area of stream 0.5 मीटर below, यानी कि कितनी हाइट नीचे चले गए हैं, 0.15 मीटर। तो यहां से हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, अगर याद हो हमने देखा था A2 का एक फॉर्मूला आया था। A2 का फॉर्मूला क्या आया था, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कैसे आया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आया। हमें पता है V2 A2 इज V1 A1, V1 कितना है हमारे पास, U नॉट A1 डिवाइडेड बाय, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, U नॉट स्क्वायर प्लस 2GH, यही फॉर्मूला पढ़ा था, इसी में डाल देंगे, ठीक है ना। ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो बन गया। तो U नॉट की जगह आप डाल दोगे 1, एरिया आपका आ जाएगा 10 की पावर -4, और उसके बाद अगर आप जाओगे नीचे अंडर रूट, यहां से आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स जी की जगह मैं डाल देता हूं 10, और हाइट की जगह कितना ले रहा है वो 0.15, ये हो गया 0.15। नीचे कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे, 0.15 इंटू ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि आ जाएगा 1.5, 1.5 इंटू 2 यानी कि 3, 3 प्लस 1 4, यानी कि ये आ जाएगा 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यानी कि आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -4, 0.5 इंटू 10 की पावर -4। कौन सा ऑप्शन सही है आप देख सकते हो, आप इसमें पावर को लिख लो, यहाँ 5 लिख सकते हो, इसको डेसिमल को राइट साइड ले जाओगे 10 की पावर -5 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो क्लियरली हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड देख लिए। सो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का, और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आसान सवाल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या पूछ सकता है, सिंपल सवाल क्या पूछ सकता है, सबसे पहले सवाल पूछ सकता है ये किस पे बेस्ड है, तो हमें याद रखना है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी किस पे बेस्ड है, ये मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है, इनकॉम्प्रेसिबल, जिनकी डेंसिटी नहीं बदल सकते। इक्वेशन है क्या, रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होता है, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, A1 V1 इज A2 V2 इज A3 V3, इस तरीके से लिख सकते हैं। मल्टीपल आउटलेट्स के लिए जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एग्जिट करेगा। मैंने क्वेश्चंस कराए मल्टीपल आउटलेट के, इसको भी ध्यान से देखना है। ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जितना हमने भी इससे पढ़ा है ये सफिशिएंट है हमारे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी से। नेक्स्ट इज बर्नौलिस प्रिंसिपल, भैया बर्नौलिस थ्योरम, बर्नौलिस प्रिंसिपल, इससे कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल इसकी डेफिनेशन से ही पूछ सकता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या डिफाइन किया है बर्नौलिस ने, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है जो वायलेट नहीं हो रही है, यहाँ कोई एनर्जी का वायलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ कंजर्वेशन है एनर्जी का, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेंगे क्योंकि हम लिक्विड को फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी थ्योरम है जो हम लोगों को प्रेशर वेलोसिटी कैलकुलेट करने में मदद देती है। अगर हमें किसी एक पॉइंट पे प्रेशर वेलोसिटी वगैरह पता है तो हम दूसरे पॉइंट पे भी प्रेशर वेलोसिटी एंड हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बर्नौलिस प्रिंसिपल की खूबसूरती है, और बहुत सिंपल सी बर्नौलिस प्रिंसिपल है, बहुत इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, मैं इसको डायग्राम को पहले बना देता हूं। अगर आप मान लो ये कोई पाइपलाइन है ना, इस तरीके से मैंने पाइपलाइन कंसीडर कर ली, और यहां से कहीं से मैंने इसकी हाइट मेजर करी बॉटम से, मैं मान लेता हूं ये कितनी हाइट पे है, लेट अस से h1, ये कितनी हाइट पे है यहाँ पे, ये कितनी हाइट पे है, लेट अस से h2। यहां पे आप मान सकते हो इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा, यहां पे आप मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ A2 होगा, है ना। और मैं मान लेता हूं लिक्विड फ्लो कर रहा है, और ये लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, मैं मान रहा हूं कि ये लिक्विड कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो फ्लो है मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया, यानी कि जो लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा होगा ऊपर किस वेलोसिटी से, V1, और जो आगे जा रहा होगा वो किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, V2 वेलोसिटी से, ठीक है ना। सो ये अपने आप तो नहीं जा सकता, आप पीछे से टैप ऑन करोगे या कोई ना कोई फोर्स दोगे जिससे जा रहा होगा, यानी कि यहां पे भी कोई प्रेशर होगा P1,
ऑब्वियसली यहां पे भी कुछ प्रेशर होगा P2, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा होगा, है ना। आप देख सकते हो हाइट का भी डिफरेंस है, इस ट्यूब में हाइट भी अलग है, एरिया भी अलग है और प्रेशर का भी डिफरेंस है, राइट। ठीक है ना, किस वेलोसिटी से जा रहा है, V से। और इसकी जो डेंसिटी है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट डेंसिटी है, यानी कि इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, जो कि अभी तक हम ले रहे थे। कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। कैसा फ्लो ले रहे हैं हम, स्ट्रीमलाइन फ्लो ले रहे हैं, राइट। ओके, सो ये क्या थ्योरम क्या बताती है हमारी ये थ्योरम क्या बताती है, आप किसी भी पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट 1 पे आ जाओ, यहां का प्रेशर लिखो कितना है, मान लो P1 प्लस हाफ रो मतलब डेंसिटी और इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 यानी कि ये यहां तक की हाइट H1। इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H1, इनका सम क्या है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं ये चीज यहां निकालूं या फिर इस पॉइंट पे निकालूं, पॉइंट 2 पे निकालूं, वहां का प्रेशर P2, वहां की डेंसिटी रो ही है, वेलोसिटी V2 का स्क्वायर हो गया, वहां की हाइट H2 हो गई तो रो जी H2 लिख दिया मैंने। तो इनका सम कहीं भी देख लूं थ्रू आउट द लिक्विड, कहीं भी देख लूं ये कांस्टेंट है, बट कंडीशन है आइडियल लिक्विड होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होता है, जो कि आइडियल लिक्विड होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, डेंसिटी बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि डेंसिटी मैंने सेम मानी है। ठीक है, ये है क्या एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे, अगर आप रोजीएच को देखो, रोजीएच क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। आप इसको mgh बाई वी लिख सकते हो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को रो लिख दिया। अरे हाँ, ये तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना। और हाफ रो वी स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये एक्चुअली क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओ हाँ, हाफ रो वी स्क्वायर एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। और वैसे ही अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि ये एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बन गया। आ रहा है समझ में, पीई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिखा है मैंने यहां पे, तो यानी कि अच्छा एनर्जी, ये तो एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी तो हो गई, जस्ट वॉल्यूम से डिवाइड ही तो किए। और पी क्या है सर, आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हो वहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम को एनर्जी मानते हो, याद है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज एनर्जी। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम एक प्रेशर एनर्जी होता है, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे सिर्फ प्रेशर बचेगा, यानी कि ये भी एक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है, इसको आप प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो। एक्चुअली प्रेशर एनर्जी प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, तो आप इसको प्रेशर एनर्जी का मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम कर दो तो वो सिर्फ प्रेशर बचेगा। तो एक तरीके से ये भी एक एनर्जी डेंसिटी है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, तीनों का सम कांस्टेंट है, तो एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हर पॉइंट पे इन तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर आप ऐड करोगे, अगर वॉल्यूम से हटा भी दो तो भी इन तीनों एनर्जी को अगर आप हर जगह ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जाते थे तो इसका डेरिवेशन करते थे, नीट के लिए जरूरत नहीं है, आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए, आपको याद रखना है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन आ जाए अप्लाई होना चाहिए, हमें सिर्फ इसका एप्लीकेशन सीखना है। और इसकी वर्ड्स, मतलब अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करो, इन वर्ड्स को जरूर याद रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन सिंपली स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड at any point is the sum of kinetic potential and fluid pressure energies and this sum is constant everywhere। तो जो मैंने अभी बोला ये वही है, तीनों तरीके की एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में। तो इसको हम प्रेशर एनर्जी कह रहे हैं, एक तरीके से प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। ओके, ये हमारा बर्नौलिस प्रिंसिपल है, P plus half rho V square plus rho GH is a constant। ओके, कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ हेड्स, तो कभी कभी ना यहाँ पे प्रेशर हेड है ना, एलिवेशन हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड या वेलोसिटी हेड, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। यानी कि वो क्या करता है, अभी जो हमने थ्योरम लिखी है वो लिखी है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी
H इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही तो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है ना, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है ना। ये क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अगर आप पूरी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो भी तो कांस्टेंट रहेगा, किसी कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करो, कांस्टेंट आएगा। लॉजिक है सर, है ना। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड तो कर सकते हैं ना। यहां पे मैं इसको पता है किससे डिवाइड कर रहा हूं, रो जी से। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, रो जी से, ठीक है ना। इसको भी रो जी से, तो राइट साइड भी रो जी से करोगे तो राइट साइड भी कोई नया कांस्टेंट आएगा, पर आएगा तो कुछ कांस्टेंट ही। एक कांस्टेंट को रो इंटू जी, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे कांस्टेंट आएगा। लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, P डिवाइडेड बाई रो जी। यहां से कितना आ जाएगा आपका, हाफ, इस रो से रो कट जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर बाय जी, यानी कि वी स्क्वायर बाय 2g आ गया। और यहां से क्या आ जाएगा, यहां तो रोजी पूरा ही कट जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा h। ओके, तो ये तीनों का सम जो है वो क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कांस्टेंट आ रहा है। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बुलाया जाता है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, ठीक है ना। इन सभी की अगर आप यूनिट्स देखो तो मीटर्स में है। इसकी अगर आप ऐसा यूनिट देखो, मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर है, यानी तीनों डायमेंशन लेंथ में ही है। इसी को हेड कहते हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको हम बोलते हैं एलिवेशन हेड, हाइट या फिर एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन हेड। तो ये थ्योरम ऐसे भी लिखी जाती है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड एलिवेशन हेड इज अ कांस्टेंट। तो कभी ये थ्योरम इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, कैलकुलेट प्रेशर हेड, तो आपको प्रेशर डिवाइडेड बाय ये करना पड़ेगा, रो जी। वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g करना पड़ेगा। एलिवेशन हेड का मतलब सिर्फ हाइट है, ठीक है ना। एलिवेशन का हेड का मतलब सिर्फ क्या है, हमारी हाइट है। तो इन टर्म्स ऑफ हेड्स, इनको हेड्स कहते हैं, एलिवेशन हेड, वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड। ओके, इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं कि सर इसका फायदा क्या है, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो यही है, नजर तो हमारी यही होनी चाहिए कि सवाल होने चाहिए, जितने सवाल सॉल्व हो जाएंगे उतना बढ़िया है। नजर हमारी सवाल पे ही है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे एक कंटेनर होता है और नीचे कहीं एक छेद होता है। छेद बिल्कुल बॉटम पे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर कंसीडर करें, मैंने माना ये सरफेस से किसी h डिस्टेंस पे आपने इस पे एक छेद कर दिया। सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, बोलो, सरफेस से। h क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ठीक है ना। सरफेस से h डिस्टेंस पे किया, और जो छेद किया ना, इसको बहुत छोटा छेद कहते हैं। ये बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल होल, ये बहुत छोटा है। इसको ओरिफिस भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। इसी को ओरिफिस भी कह देते हैं। बहुत छोटा, बहुत छुटको सा, एकदम चुन्ना सा छेद किया, जैसे कि आपने एक छोटी सी निडल मारी है ना और बाहर निकाल ली, ठीक है ना। एक पतला सा आपने एक सुआ खोपा और बाहर निकाल दिया, और बहुत बड़ा आपका टैंक है, टैंक में से। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, टैंक के सरफेस पे अगर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट होगा। यहां से जो मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं उन पे भी प्रेशर कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, P नॉट होगा। देख रहे हो। अच्छा, यहां से लिक्विड बाहर आ रहा होगा, आपको इसकी स्पीड तो नजर आ रही होगी v, पर यहां से जो लिक्विड नीचे जाएगा उसके पास कुछ स्पीड नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो ये लेवल नीचे जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा, पर ये बहुत छोटा छेद है ना। अरे यार, इस बॉटल में अगर मैं एकदम चुन्ना सा छोटू सा छेद कर दूं निडल से, तो पानी बाहर आएगा, पर आपको इसका लेवल नीचे जाता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है ना। और यहाँ जो छुटकू सा छेद किया है वो बहुत छोटा है, वहां से जरूर लिक्विड बाहर आ रहा है, बट ये आपको नीचे जाता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, कि हम उसको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं। V2 है तो सही, यहां से कुछ वेलोसिटी में मान लेता हूं V2 से लिक्विड जा तो रहा है, बट मैं इसको जीरो ले रहा हूं, है ना, वेरी स्मॉल। क्यों ले सकता हूं, कब ले सकता हूं इसको जीरो, पहले सोचो कब इसको जीरो ले सकते हैं, जब हमारा ये एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। मैं मान लेता हूं यहाँ का एरिया हम A1 कह देते हैं, और यहाँ का ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको A2 कह देते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं, जो मेरा एरिया A1 है ना, ऑरिफिस का जो हमने छोटा सा एरिया लिया था, ये बहुत छुटंकन सा एरिया है, बहुत छोटू सा, एकदम चुन्ना सा, ठीक है ना। ओके, बहुत छोटा सा एरिया है A2 के कंपैरिजन में। तो यहां से हम और क्या एज्यूम कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है सरफेस ऑफ वाटर की, जिसको हम V2 कह रहे हैं, वो ऑलमोस्ट जीरो है, उसको हम जीरो एज्यूम कर रहे हैं। हाँ,
पर हम लोगों को क्या चाहिए, हमें ये वेलोसिटी चाहिए, लिक्विड यहां किस स्पीड से आ रहा है, हम यही कैलकुलेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ, किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। इसी को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं कि लिक्विड किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। सरफेस से कितने डिस्टेंस पे छेद किया है, h। h का मतलब है, h का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम, वर्टिकल डिस्टेंस भी लिख देते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, किसका डिस्टेंस, ठीक है ना, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ होल, होल भी लिख दो, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम सरफेस, ठीक है ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ठीक है, किसका डिस्टेंस, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना भैया, किसका डिस्टेंस, ठीक है ना, होल का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब आप यहां पे बर्नौलिस इक्वेशन लगाओ। चलो, बर्नौलिस इक्वेशन क्या कहती है, आप यहां इस पॉइंट को P2 मान लो, इसको पॉइंट 2 मान लो, इसको पॉइंट 1 मान लो। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्लियरली कह सकते हैं, मान लेते हैं सरफेस का यहां से जो डिस्टेंस था, यहां से बॉटम से जो हाइट है, इस हाइट को मैंने मान लिया h2, ठीक है ना, बॉटम से जो हाइट है हम इस हाइट को कितना ले लेते हैं, 1 सेकेंड, यहां से बॉटम से जो हाइट है हमने ले ली h2, है ना। तो यानी कि मैं ऐसे एक बार यहां डायग्राम दोबारा से बना देता हूं, ये जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर का लेवल यहां पे है, हमने कंटेनर की हाइट मान ली h2, यहां पे जो होल है इसकी हाइट मान ली हमने h1, यहां पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम v कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस हमें h दिया है, एक्चुअली h है क्या, देखा जाए तो वो h2 माइनस h1 है, यही है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली हाइट माइनस ये वाली हाइट, ये वाली हाइट h ऐसे ही आएगी ना, देख सकते हो ना, क्योंकि h प्लस h1 ही मेरा h2 है, तो h2 माइनस h1 मुझे इन दोनों के बीच की हाइट दे देगा। ओके, अब हम बर्नौलिस इक्वेशन लगाते हैं, तो अगर हम बर्नौलिस इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लगेगी, सिंपल, यहाँ पे प्रेशर कितना है आप देख सकते हो P नॉट, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, है ना, इसी प्रेशर को P2 कह रहा हूं, ये P नॉट है, V2 मेरी क्या है 0 है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से लिख सकते हो P2, है ना, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 इस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, यही तो बर्नौलिस प्रिंसिपल है। P2 की जगह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, P2 का जो प्रेशर है ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाफ रो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0 है, और रो जी H2 लिख सकते हो। राइट साइड P1 क्या है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां से जब लिक्विड बाहर आ रहा है तो उसका प्रेशर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाफ रो, और इसकी वेलोसिटी ही तो हमें निकालनी है, और क्या आ जाएगा रो जी H1, ठीक है। तो आप देख सकते हो P नॉट कट गया, और हाफ रो वी स्क्वायर तो वैसे ही 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, ये आ जाएगा रो जी H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 को हम क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, रो रो कट जाएगा, और अगर आप यहां से वेलोसिटी निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2GH, यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो अंडर रूट 2GH आ जाएगी। सो ये हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना होता है, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है। थोड़ा सा मैंने डिराइव क्यों कराया है कि मान लो भाई एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो जाए, एग्जाम में ऐसा दे दे कि भैया इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों को ध्यान से लेना पड़ेगा। अगर उसने बोले ये होल ज्यादा छोटा नहीं है तो फिर ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर तब आया है जब ये होल को हमने बहुत छोटा लिया है, जब इसकी स्पीड हमने 0 ली। अगर इसकी स्पीड 0 नहीं होती तो फिर हमें पूरी बर्नौलिस प्रिंसिपल जैसे मैंने लगाया है वैसे लगा के करना पड़ता, या V2 और V1 दोनों रखना पड़ता। आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से। सो यहां पे हम लोग फ्लक्स की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, तो ये होती है, यानी कि इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट अगर हम ध्यान से देखें तो शॉर्ट ट्रिक यही है, हमें क्या याद रखना है, हमें बस इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं फ्लक्स का, जिसमें ऊपर वाला एरिया बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर हमें ये एरिया दे दे, है ना, ऊपर वाला एरिया हमें बता दे बहुत ज्यादा है, नीचे वाला एरिया बहुत कम है, हमें सिर्फ इस हाइट को देखना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, यहां पे किस वेलोसिटी से जा रहा था, 0 वेलोसिटी से जा रहा था, तो नीचे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ जाती है और यहां वेलोसिटी हो जाती है रूट 2GH, जैसे कि फ्री फॉल में होती है, जैसे कि कोई लिक्विड क्या कर रहा हो, फ्री फॉल कर रहा हो, तो आपको ऐसा ही महसूस होगा
कि लिक्विड यहां से फ्री फॉल करके बाहर आ रहा है 2√GH से। H यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, बॉटम से यहां तक का नहीं, सरफेस से लेके होल तक का डिस्टेंस H है। ठीक है ना, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 टाइम्स G एंड डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम H की जगह मैंने क्या लिख दिया, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। सरफेस से जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को कंसीडर करना है। ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है ना, इसी को टॉरेस्ली लॉ भी कहते हैं, है ना, इसी को टॉरेस्ली लॉ भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं। उन्होंने यही बोला था, अगर ऊपर वाला एरिया बहुत बड़ा है, नीचे वाला बहुत छोटा है, तो लिक्विड करेगा फ्री फॉल। तो लिक्विड विल डू फ्री फॉल अगर ऊपर वाला एरिया बड़ा है और नीचे वाला एरिया छोटा है। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो यहां पे ऊपर से लेके नीचे एक ही लिक्विड था और लिक्विड की डेंसिटी हमारी फिक्स थी। डेंसिटी हमारी कितनी थी, रो थी। एक ही लिक्विड था, फिक्स डेंसिटी वाला लिक्विड था, है ना। जैसे कि अब आपको कोई क्वेश्चन दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ सकता हूं, मान लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसमें वाटर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, हम इसमें वाटर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से यहां पे हमारे पास वाटर है, ठीक है ना, और यहां आपने छोटा सा ऑरिफिस बना दिया। ठीक है, कितनी हाइट पे, 5 मीटर हाइट पे बना दिया। ठीक है, और अब आपसे पूछ रहा है किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा। तो सिंपल है, डेंसिटी से कुछ लेना देना है नहीं, किस स्पीड से बाहर आएगा, √2GH, यानी कि 2 टाइम्स, G की जगह 10, H की जगह 5, यानी कि आ जाएगा √100, यानी कि लिक्विड बाहर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। दैट्स इट, इतना आसान। ठीक है ना, इतना आसान है ये कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर है। सो ये इजीली कर सकते हैं आप, इसको एफ्लक्स कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ फ्लो, मान लो यहां का एरिया भी दे दे, मान लो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 दे दे, यहां से दे दे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। यहां से जो आपको दे रखा है एरिया A1, वो हम लोगों को दे रखा है लेट अस से 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एरिया बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। अगर आपसे पूछे रेट ऑफ फ्लो, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोले नहीं हमें चाहिए रेट ऑफ फ्लो, अब हम लोगों को रेट ऑफ फ्लो पूछ ले क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, तो हमें पता है रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, जितना वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली उसके लिए हम एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं, यानी कि A1 V1 करना है। A1 हमें पता है कितना आ गया, 10 की पावर -6, है ना। A1 कितना आ गया हमारा, 10 की पावर -6, और ये वेलोसिटी कितनी आ गई है हमारी 10, है ना, ये कितनी आई है हमारी 10, यानी कि 10 की पावर -5, और क्योंकि ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो। तो आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता है, रेट ऑफ फ्लो भी पूछ सकता है। रेट ऑफ फ्लो पूछे तो वेलोसिटी को एरिया में मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है ना, एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे कि एक सवाल यहां पे है, देखो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट हाइट H above the bottom of the vessel should a hole be made so that the water stream coming out of the hole strikes the horizontal plane at the greatest distance। यानी कि आपसे कह रहा है मैं कहां छेद करूं कि लिक्विड सबसे दूर जाए। आप जानते हो, अगर मैं यहां एक कंटेनर ले लूं, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। आप जानते हो अगर हम यहां कंटेनर लें और यहां हम छेद करते हैं, कंटेनर में छेद करते हैं, मान लो इसके अंदर यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट होल्स करते हैं, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, बॉटम पे। बट चक्कर क्या है, हमें ये नहीं चाहिए कि स्पीड ज्यादा कहाँ होगी, हमें चाहिए भाई ये लिक्विड यहाँ गिर गया, मान लो 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 ये लिक्विड यहाँ गिर गया। स्पीड सबसे ज्यादा बॉटम पे होगी, पर ये सबसे दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास डिस्टेंस ज्यादा नहीं है ट्रैवल करने के लिए, टाइम ज्यादा नहीं है, बेसिकली इसके पास इतना टाइम नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम पे है तो ये बिल्कुल यहीं गिर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सबसे मैक्सिमम रेंज किसके लिए आएगी, हमें ये देखना है ये होल हम कहां करें, बॉटम से कितनी हाइट पे होल करें, यही पूछ रहा है ना, एट व्हाट हाइट अबव द बॉटम, वो आपसे इसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, बॉटम से कितना ऊपर इस होल को किया जाए कि लिक्विड सबसे दूर जाके गिरे। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये मत कराना, कई बच्चे इसका आंसर सिंपली क्या कराते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है आर मैक्स शायद बॉटम पे होगा क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा बॉटम पे है। नहीं, यहाँ स्पीड सबसे ज्यादा जरूर है, स्पीड बॉटम पे सबसे ज्यादा जरूर है, बट उसके पास टाइम नहीं है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है। जैसे प्रोजेक्टाइल में होता था किसी ऑब्जेक्ट को आप
यहां से एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देते थे, ये कितना आगे जाएगा, ये हाइट पे, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, कितने ऊपर कर रहे हो, जितना ऊपर करोगे उतना टाइम ज्यादा मिलेगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो आगे जाएगा, तो हमें आर मैक्स चाहिए। अब इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डिराइव की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखो, ये हमेशा हाफ ऑफ द हाइट होता है। याद रखो, अगर ये टोटल हाइट h है, इस होल को ऊपर से हाफ हाइट पे आप देख सकते हो और नीचे से भी आप हाफ हाइट पे देख सकते हो, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। ऐसे केस में जो ये होल होता है वो हाफ ऑफ द हाइट पे किया जाता है। ये जो होल होता है वो कितनी हाइट पे किया जाता है, हाफ ऑफ द हाइट पे किया जाता है। यहां से जो हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगी, उसके बाद हम देख सकते हैं ये सबसे दूर जाके गिरेगा, यहां पे इतनी वेलोसिटी मिलेगी और इसको इतना डिस्टेंस मिलेगा, ये मैक्सिमम आर करेगा। वैसे सर रेंज निकालते कैसे हैं, कई बच्चे सोचेंगे सर रेंज निकालते कैसे हैं, तो रेंज निकालना कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता इजीली हम कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं बोलूं ये कोई h डिस्टेंस है, स्मॉल h डिस्टेंस है, यहां पे अगर आप होल्ड करते हो तो ये किस स्पीड से आगे जाता है, ये आगे √2gh से जाता है, तो ये ऐसे जाएगा। इसके पास टाइम कितना है फॉल करने के लिए, है ना, कितनी देर में गिरेगा आप ये सोचो, है ना। आप एक काम करो, इसको ऐसे भी ले सकते हो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, जैसा कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था, h डिस्टेंस यहां से ले लो, होल का डिस्टेंस h अगर आप यहां से ले लो और कंटेनर की हाइट क्या ले लो, कैपिटल H, तो आप इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, h माइनस h। तो आप यहां से किस स्पीड से लिक्विड को एक्सपेक्ट करती हो, आप किस स्पीड से एक्सपेक्ट करते हो यहां जाए, आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, सरफेस से डिस्टेंस चाहिए ना, तो किस स्पीड से लिक्विड बाहर जाएगा, 2 टाइम्स g h माइनस h, इस स्पीड से बाहर जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस h माइनस h पता है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां से देखो, क्वेश्चन में बॉटम से डिस्टेंस h दिया था, टॉप से नहीं, तो इसको स्मॉल h माना, तो ये डिस्टेंस h माइनस h हो गया, इस स्पीड से आएगा। तो कितनी हाइट है लिक्विड के पास, आप सोचो लिक्विड के पास कितनी हाइट है गिरने के लिए, ये। अब यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, या फिर आप सिंपल वर्टिकल मोशन देखो, लिक्विड की कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, लिक्विड की वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। ऐसे में हम देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है उसके पास, h है, कितनी देर में ये फॉल कर जाएगा, याद है कितने टाइम में नीचे आ जाएगा, हम लोग लिखते थे ना √ कितना लिखते थे ना, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी तो हम देखते थे, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं हम सब कुछ, है ना, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, यहां से जो टाइम लगता था वो 2 टाइम्स जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हाइट डिवाइडेड बाय g, और इसका √ होता था √2h/g, ये टाइम हमें मिलेगा यहां से √2h/g। तो इतना टाइम है, और आर मैक्स कैसे निकलेगी, ये रेंज हो गई एक तरीके से, जो रेंज है ये कैसे निकलेगी, ये हमारी निकलेगी टाइम मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम है मेरे पास √2h/g, और हॉरिजॉन्टल स्पीड है मेरे पास √2g h माइनस h। इसका फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये हमारी रेंज होगी, हर बार रेंज ही होगी। इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करके 0 डालना पड़ेगा। अगर आप इस रेंज को डिफरेंशिएट करते हो dr/dh और 0 डालते हो, सॉल्व करते हो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो h अपना आप h/2 आ जाता है। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप रेंज निकालना चाहते हो तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट से। जो टाइम है वो एक फ्री फॉल का टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितनी देर में नीचे गिरेगा वो वाला टाइम है, √2h/g है, क्योंकि ये हाइट h है, वेलोसिटी 2gh माइनस h, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेंज आ जाएगा। और रेंज मैक्सिमम आती है जब आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 डालते हो। और मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली मैंने आपको बता दी है, ये आपको याद रखना है भैया, करने मत बैठ जाना एग्जाम में, ठीक है ना। अगर करने बैठ गए एग्जाम में तो आप 2-3 क्वेश्चन मिस कर दोगे इसके चक्कर में, हाथ हो जाएगा डिफरेंशिएट करके, तो आप इसको देखोगे सॉल्व करके, यही आएगा, यानी कि आप याद रखोगे कि भैया अपने को तो बीच में छेद करना है ताकि सबसे दूर जाए, ठीक है ना, बीच में छेद करना है सबसे दूर जाए। हाँ, अब किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि भैया रेंज निकालो, है ना, तो रेंज निकालने के लिए आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रेंज, है ना, यहां से हाइट h, ऊपर से h माइनस h, ठीक है ना, यहां से हाइट h, यहां से h माइनस h, इसी में आप h को h/2 डाल दोगे अगर यहां पे, तो आपको मैक्सिमम रेंज भी मिल जाएगी। तो यहां से आप मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हो। अभी जो हमारा सवाल है उसमें सिर्फ उसने h के बारे में पूछा था, तो हम समझ गए यहां से जो h की वैल्यू आएगी वो कैपिटल H/2 आएगी। कितने डिस्टेंस पे होल करना है, ये करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कितने डिस्टेंस पे होल करना है,
इतने डिस्टेंस पे करना है। कोई रेंज पूछ ले तो रेंज कितनी होती है, ये होती है। रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब h को h/2 डाल दूंगा तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज आ जाएगी जब स्मॉल h को h/2 डाल देंगे। ओके, मल्टीपल लिक्विड्स, ठीक है। सो हम लोग एफ्लक्स में मल्टीपल लिक्विड्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक ही लिक्विड कंसीडर किया था, अब हम मल्टीपल लिक्विड्स के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कि यहां मल्टीपल लेयर ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां से यहां तक मैंने इसकी एक लेयर ले ली, ठीक है। मैंने मान ली इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी हाइट मैंने मान ली यहां h1 है। फिर मैंने एक और लिक्विड ले लिया, लेटस से मैंने एक और लिक्विड ले लिया, ठीक है। इसकी हाइट मैंने कितनी मान ली, यहां से यहां तक इसकी हाइट मान ली h2 और इसकी डेंसिटी मान ली ρ2। ऐसे ही एक और लिक्विड ले लिया मैंने, इसकी डेंसिटी मैंने ρ3 ले ली और इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी ले ली, h3 ले ली। ओके, अब मान लो मैंने होल बिल्कुल बॉटम पे कर दिया, यहां पे बिल्कुल बॉटम पे यहां पे होल कर दिया, तो कौन सा लिक्विड बाहर आएगा, कौन सी डेंसिटी वाला लिक्विड बाहर आएगा, ρ1 ρ2 या ρ3? ऑब्वियसली होल जहां करोगे उसी डेंसिटी का लिक्विड बाहर आएगा, यानी कि जो यहां लिक्विड बाहर आएगा उसकी डेंसिटी ρ3 होगी। उसका प्रेशर कितना होगा, P0 होगा। उसकी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। प्रेशर तो P0 ही होगा, इसका एटमॉस्फेरिक ही होगा। ऐसे केस में बर्नौलिस कैसे लगानी है, तो आप सबसे टॉप पे आओ, यहां पे प्रेशर कितना है, P0। ओके, सबसे टॉप पे आओगे तो यहां पे प्रेशर कितना है, P0। ओके, क्लियर है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब अगर हमें बर्नौलिस लगानी है तो क्या करना, तो सबसे पहले यहां देखो, यहां प्रेशर है P0 हाफ रो, और यहां पे जो वेलोसिटी है रो कौन सा आएगा, यहां पे आप बर्नौलिस थ्योरम लगा रहे हो, यहां पे रो कौन सा आएगा, कौन सा लिक्विड बाहर आ रहा है, ρ3 आ रहा है, तो आप लिखोगे ρ3 किस वेलोसिटी से आएगा, v²। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप यहां लगा रहे हो तो ये देखो कौन सी डेंसिटी वाला, क्योंकि डेंसिटी तीन है, ρ1 ρ2 ρ3, तीन डेंसिटी है हमारे पास। ρ1 दूसरे वाले लिक्विड की यहां पे मैं डेंसिटी ले लेता हूं, ये जो बीच वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी को हम ऐसे दिखा देते हैं, जो ये बीच वाला लिक्विड है इसको येलो से दिखा देते हैं, नीचे वाले को हरे रंग से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। नीचे वाले लिक्विड को मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं, तो ये हरे रंग वाला लिक्विड बाहर आ रहा है जिसकी डेंसिटी कितनी है, हमारी ρ3 डेंसिटी है, ठीक है ना। ओके, तो प्रेशर P0 प्लस हाफ ρ3 v², और इसकी कोई हाइट ही नहीं है, बॉटम से कोई हाइट ही नहीं है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 0। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, यहां पे जो प्रेशर है टॉप पॉइंट पे है P0 प्लस हाफ ρ1, और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा है, यहां पे हम वेलोसिटी क्या मान के चलते हैं, इसकी 0 मान के चलते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस। अब आता है क्रूशियल पार्ट, तीसरा वाला पार्ट, वो कैसे लेना है, तो आप यहां से स्टार्ट करो, आप ऊपर जा रहे हो, तो यहां पे डेंसिटी कितनी है, ρ3, और हाइट कितनी है ये, तो आप लिखोगे ρ3 GH3 प्लस, फिर आप यहां से ऊपर जाओगे, कितनी हाइट जाओगे, h2, तो यहां से आएगा ρ2 GH2 प्लस, फिर यहां से कितना ऊपर जा रहे हो, h1 ऊपर जा रहे हो, तो ρ1 GH1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मल्टीपल लिक्विड्स हैं, यहां अलग अलग हाइट के अलग अलग लिक्विड हैं, तो आप सबसे पहले यहां से ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहां से डेंसिटी कितनी है, ρ3 GH3, ऊपर जाओगे तो और प्रेशर कम होगा, कितना हो जाएगा, ρ2 GH2, ऊपर जाओगे तो और कितना कम हो जाएगा, ρ1 GH1। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। सो यहां से ये वाली टर्म तो 0 हो गई आपकी, P0 से P0 कट गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ गया है v², और यहां से आ गया है ρ3 डिवाइडेड बाई 2, और राइट साइड आप क्या कॉमन ले सकते हो, राइट साइड आप g को कॉमन ले सकते हो, और आपको मिलेगा ρ3 H3 ρ2 H2 ρ1 H1, देख सकते हो यही आएगा। तो आप 2 को यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो v2 आ जाएगा 2g अगेन ρ3 H3 ρ2 H2 ρ1 H1, और डिवाइडेड बाय कौन सी डेंसिटी, ρ3। और क्या आ जाएगा, अगर आप अगले स्टेप में देखोगे आप अंडर रूट ले सकते हो, तो यही आ जाएगा 2g ρ3 H3 ρ2 H2 ρ1 H1, है ना, ρ1 H1, और डिवाइडेड बाय ρ3, डिवाइडेड बाय ρ3। तो क्लियरली एक चीज आपको यहां पे समझ में आती है, वो क्या है, अगर आप इस डेरिवेशन में ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। जब एक ही लिक्विड होता था तो रो किससे बाहर आता था, √2GH, किससे बाहर आता था लिक्विड, √2GH, ऐसा ही था ना। यहां पे लिक्विड किससे बाहर आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे लिक्विड आएगा 2g
ρ3H3, मतलब जो भी आपकी डेंसिटी है इनटू हाइट, ρ3H3, ρ2H2, ρ1H1, और डिवाइडेड बाय कौन सी डेंसिटी करनी है, जिस डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है। यहां डिवाइड में कौन सी डेंसिटी आएगी, जिस डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है। तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना, जनरल एक्सप्रेशन बन गया आपका। यहां 3 की जगह 10 लेयर भी मैं बना देता तो क्या आता है यहाँ पे, ρ10H10, ρ9H9, ρ8H8 करते जाते, और नीचे क्या आ जाती है आपकी डेंसिटी, जिस डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है, यानी कि जो सबसे नीचे है जहां आपने छेद किया है उस डेंसिटी का लिक्विड। ठीक है, आप देख सकते हो इसी पे बेस्ड एक सवाल मैंने यहां बनाया है, इसी पे बेस्ड आप देख सकते हो यहां पे एक सवाल है। तो सेम मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकता हूं, फॉर्म क्वेश्चन में पढ़ भी नहीं रहा, देख के ही समझ में आ रहा है। यहां पे छेद किया गया है बॉटम पे, यहां वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहां से आंसर आ जाएगा √2g डिवाइडेड बाय कौन सी डेंसिटी, जिस डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है। किस डेंसिटी का लिक्विड बाहर आ रहा है, 2 रो, तो यानी कि डिवाइडेड बाय होगा 2 रो। फिर यहां से क्या आएगा, ρ1H1, ρ2H2, यानी कि 2 रो इंटू एच, है ना, 2 रो इंटू एच प्लस रो इंटू 2H, यानी कि ये भी हो गया 2 रो H। आया समझ में, ठीक है ना, ρ1 है ना, ρ1H1, ρ2H2, यही आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, v कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में यहां से आ जाएगा g/h, और यहां से आ जाएगा 4, ठीक है ना, यहां से कितना आ जाएगा 4 रो h, ठीक है। सो आपका h यहां से कैंसिल, ठीक है ना, आपका सॉरी जी सॉरी, यहां h नहीं था, सॉरी एक सेकेंड, ओके, h नहीं कैंसिल होगा यहाँ पे, यहाँ 1 सेकेंड, ये था g डिवाइडेड बाय रो, और यहां से आ जाएगा 4 रो h, सॉरी रो से रो कैंसिल, है ना, h थोड़ा कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल होगा, तो ये √4GH आ जाएगा, जिसको आप 2 टाइम्स √GH लिख सकते हैं। ओके, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन, आप देख सकते हो मल्टीपल लिक्विड से ये क्वेश्चन मैंने कराया। सो आज इस सेशन में बस यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हो चुका है, और हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। मैं यहीं से चर्चा स्टार्ट करूंगा, बर्नौलिस प्रिंसिपल अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी इसमें इसके काफी एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैग्नस इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना, और आप वेंटूरी मीटर के बारे में भी डिस्कस करोगे। अभी जस्ट हमने इसके एफ्लक्स के बारे में बात की है, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, एटमाइजर भी होता है, स्प्रेयर एटमाइजर भी कहते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, पर आज नहीं, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे और हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर को आप अच्छे से रिवाइज जरूर करना। होमवर्क में मैं आपको कहूंगा आप मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस आपसे बन जाए उनको कर लेना, प्लस डीपीपी इंपॉर्टेंट है ना, तो डीपीपी इंपॉर्टेंट है, डीपीपी मैं चाहूंगा आप प्रायोरिटी पे रखें और डीपीपी को पहले सॉल्व करें। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही होता है बच्चों, समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। अगले लेक्चर में मिलूंगा सेम एनर्जी के साथ, सेम कॉन्सेप्ट के साथ, दोबारा से हम लोग यहां पे हाजिर होंगे। क्वेश्चंस होने चाहिए अपने से, है ना, एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस होने चाहिए। सो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।